ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट था और उसका हमने फर्स्ट पार्ट पूरा कंप्लीट कर लिया था और सेकंड पार्ट जो है वो भी हमने ऑलमोस्ट बना ही लिया था। ठीक है, तो अब सेकंड पार्ट देखो एक बार मैं फिर से पूरा बता दे रहा हूं। तो सेकंड वाले पार्ट में आपको क्या बोला था कि ग्रोथ रेट जो है वो 15% का है। ठीक है, और ये ग्रोथ रेट 15% का इनफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए रहेगा, परपेचुइटी तक रहेगा। और आपको बताना था हाउ मच आर यू विलिंग टू पे फॉर द स्टॉक ऑफ आरके लिमिटेड। ठीक है, तो हमने क्या करा था, पहले 5 साल के अर्निंग्स पर शेयर निकाले थे। ठीक है, और फिर हमने डिविडेंड पर शेयर भी निकाला था पहले 5 साल का, और फिर हमने उनका प्रेजेंट वैल्यूज निकाला था। ठीक है, एक बात देखो मैं आपको सोल्यूशन में से बता दे रहा हूं। यहां पर देखो हमने अर्निंग्स पर शेयर निकाल लिया था पहले 5 साल का। ठीक है, फर्स्ट ईयर का अर्निंग्स पर शेयर तो हमारा फर्स्ट वाले पार्ट में ही आ गया था। कितना आया था 24.9। अर्निंग्स पर शेयर एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 1 कितना आया था 24.9। ठीक है, फिर अर्निंग्स पर शेयर एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 2 हमने कैसे निकाला था 15% बढ़ा के, थर्ड ईयर में और 15% बढ़ाए थे एंड सो ऑन। ठीक है, तो ऐसे हमारा पहले 5 साल का अर्निंग्स पर शेयर आ गया था। ओके, डिविडेंड पर शेयर आपका फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में तो क्या रहेगा, 0 रहेगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली लिखा हुआ था कि कंपनी जो है डिविडेंड बांटना कब से स्टार्ट कर रही है, थर्ड ईयर से। ठीक है, तो फर्स्ट 2 ईयर्स तो डिविडेंड पर शेयर क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, इसके बाद थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर का हमने डिविडेंड पर शेयर भी निकाल लिया था। कैसे, अर्निंग्स पर शेयर और जो पे आउट रेशियो था उन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा डिविडेंड पर शेयर निकल के आ गया। ठीक है, क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था कि पे आउट रेशियो कितना है, 30%। ओके, तो हमने अर्निंग्स पर शेयर को मल्टीप्लाई करते गए पे आउट रेशियो से, हमारा डिविडेंड पर शेयर निकल के आ गया। तो हमारा थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ ईयर का डिविडेंड पर शेयर आया था। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 18%, ये आपको क्वेश्चन में ही दे रखे थे। ठीक है, तो हमने वैसे की वैसे लिख दी। तो उसके बाद क्या हुआ, हमारा प्रेजेंट वैल्यू निकल के आ गया। और प्रेजेंट वैल्यू आप किसका निकालोगे, डिविडेंड पर शेयर का। इसका मैंने आपको प्रॉपर पूरा रीजनिंग दिया था कि आप अर्निंग्स पर शेयर का प्रेजेंट वैल्यू नहीं निकालते हो, किसका निकालते हो, डिविडेंड पर शेयर का। ओके, क्योंकि जो शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स जो है उन्हें क्या होता है, कंपनी के पास से कैश इनफ्लो बोल के क्या होता है, डिविडेंड का पैसा मिलता है। ओके, तो आपको डिविडेंड पर शेयर का प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा, वो हमने निकाल लिया था। ओके, और लास्ट वाले कॉलम में जो हमारी फिगर्स आई थी उसका हमने एडिशन भी किया था और कितना आ रहा था 17.59। इसके बाद मैंने आपको बोला था कि फिफ्थ ईयर के एंड में, ठीक है, जो शेयर प्राइस रहेगा उसको निकालने के यहां पे 2 तरीके। एक तो आप कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का जो फॉर्मूला है वो यूज में ले लो, या फिर आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन में एक इंफॉर्मेशन दिया था कि फिफ्थ ईयर के एंड में, ठीक है, जो प्राइस अर्निंग रेशियो है, पी रेशियो है, वो कितना है, 20 है। ठीक है, तो हमने क्या करा था, जो दूसरा तरीका है उसको हमने यूज में लेना स्टार्ट किया था। एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 5, जो पी रेशियो कितना है, वो 20 है। इसके साथ ही में हमें अर्निंग्स पर शेयर भी पता था एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 5 का, जो कि कितना है, 43.55 है। तो हमने क्या चीज निकाल लिया था, एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 5, जो कि क्या रहेगा, 43.55 मल्टीप्लाइड बाय 20। ठीक है, कितना आ रहा है बताना, 43.55 मल्टीप्लाइड बाय 20 कितना आ रहा है, तो 43.55 मल्टीप्लाइड बाय 20 ये करने पे आ रहा है आपका 871। ये आपका एक तरीके से टर्मिनल वैल्यू आ गया। ठीक है, एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 5। अब ये तो एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 5 है। ठीक है, इसको आपको क्या करना पड़ेगा, एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 0 लेके आना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, जो टर्मिनल वैल्यू इसका भी हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस एट टी इक्वल्स टू 5, तो ये क्या रहेगा, 871 डिवाइडेड बाय 1.18 टू द पावर 5। ठीक है, डिस्काउंटिंग का रेट 18% ही है ना यहाँ पर। हाँ, 871 डिवाइडेड बाय 1.18 टू द पावर 5, या फिर आप क्या कर सकते हो, 871 मल्टीप्लाइड बाय फिफ्थ ईयर का जो प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर है, एंड फिफ्थ ईयर का प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर क्या है, 0.437। 871 मल्टीप्लाइड बाय 0.437। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ क्या आ रहा है, 871 मल्टीप्लाइड बाय 0.437, ये करने पे कितना आ रहा है, 380.63 आ रहा है। ये 380.63 आ रहा है। तो अब सेकेंड वाले पार्ट में जो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू है एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 0, वो क्या रहेगा, जो टर्मिनल वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू आया है वो 380.63। ठीक है, और पहले 5 साल के डिविडेंड्स का जो प्रेजेंट वैल्यू का सम आया था, ठीक है, 17.59, इन दोनों को आपको ऐड करना रहेगा। तो प्लस 17.59, ये ऐड करने पे बताना कितना आ जा रहा है, 380.63 प्लस 17.59, ये करने पे कितना आ गया, 398.22। ठीक है, 398.22। यहां पर हमने सेकेंड वाला जो पार्ट है ना उसका भी आंसर बता दिया।
सेकेंड वाले पार्ट में यही पूछा था, हाउ मच आर यू विलिंग टू पे फॉर द स्टॉक ऑफ आरके लिमिटेड। तो अगर अर्निंग्स जो है 15% से ग्रो कर रही है इनफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए, तो उसके लिए ठीक है जो इन्वेस्टर है वो कितना रुपए देने को तैयार रहेगा, 398.22 रुपीज देने को तैयार रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर हो गया। ओके, आईसीआई ने अपने इसमें जो सॉल्यूशन दिया है ठीक है वो दो तरीके से दे रखा है। मैंने आपको बताया ही था ना कि टर्मिनल वैल्यू यहां पर हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। यहां पर मैंने आपको जो दूसरा तरीका था उससे टर्मिनल वैल्यू निकाल के बताई, और उस हिसाब से हमारा जो आंसर आ रहा है सेकंड वाले पार्ट का वो कितना आ रहा है, 398.22 आ रहा है। ओके, समझ में आ गया है क्या? एकदम करेक्ट कि आप लोगों ने जो आंसर दिए एकदम सही है। ठीक है, अर्पिता, आशीष के आप लोगों ने जो आंसर्स दिए करेक्ट है। तो इसी के साथ जो है हमारा ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है पूरा की पूरा कंप्लीट हो चुका है। एग्जाम में 8 मार्क्स वगैरह के लिए टेस्ट कर सकते हैं, और यही सब क्वेश्चंस को एमसीक्यू में भी बना के पूछना है तो पूछ सकते ही है। ओके, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि क्या करेंगे। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमने सॉल्व किया, इसको पूरी की पूरी एक केस स्टडी बना के पूछ सकते हैं 10 मार्क 8 मार्क के लिए भी एमसीक्यू के अंदर। ओके, चलो अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, बट ये जो अभी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इसकी जैसी जो है सिमिलर केस स्टडी जो है अभी रिसेंट पेपर में पूछी गई थी 10 मार्क्स के लिए। ओके, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बन जाएगा, बट वही है कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। ठीक है, तो फटाफट से जो है क्वेश्चन नंबर 2 उसको रीड करना स्टार्ट करो। द करंट अर्निंग्स पर शेयर ऑफ मेसर्स वी लिमिटेड इज 4 रुपीज। The company has shown an extraordinary growth of 40% in its earning in the last few years. This high growth rate is likely to continue for the next 5 years, after which growth rate in earnings will decline from 40% to 10% during the next 5 years and remain stable at 10% thereafter. ठीक है, अभी तक हमने जो पूरा डेटा रीड किया उसको समझ लो। एक कंपनी है मेसर्स वी लिमिटेड, उसका भी एट प्रेजेंट जो अर्निंग्स पर शेयर है वो कितना है, 4 रुपए। कंपनी जो है पिछले कुछ सालों से जो है 40% से ग्रो कर रही, ठीक है, उसका जो अर्निंग्स जो 40% से ग्रो कर रहा है, और ये अंदाजा लगा रहे कि आने वाले 5 साल भी जो ग्रोथ रेट है वो कितना रहेगा, 40% ही रहने वाला है। ठीक है, उसके बाद जो ग्रोथ रेट है वो क्या होगा, गिरना स्टार्ट होगा। ठीक है, और गिरते गिरते क्या होगा, 40% से 10% पे आ जाएगा, और आगे के 5 साल में। ठीक है, देखो लिखा है विल डिक्लाइन फ्रॉम 40% to 10% ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 years एंड रिमेन स्टेबल एट 10% देयरआफ्टर। तो पहले 5 साल ग्रोथ रेट 40% रहेगा, 5 साल में जो है ग्रोथ रेट क्या होगा, गिरेगा, और गिरते गिरते क्या होगा, 40% से 10% पे आ जाएगा, और एक बार जब ग्रोथ रेट 10% पे आ गया उसके बाद क्या हो रहा है, वो स्टेबिलाईज हो जा रहा है। ठीक है, मतलब 11th ईयर एंड ऑनवर्ड्स जो ग्रोथ रेट है वो क्या रहेगा आपका, 10% ही रहेगा। तो फर्स्ट 5 years ग्रोथ रेट 40%, बाद में 6th ईयर टू 10th ईयर ग्रोथ रेट जो वो क्या होगा, 40% से गिरते गिरते 10% पे आएगा, एंड फ्रॉम 11th ईयर एंड ऑनवर्ड्स जो ग्रोथ रेट है वो क्या रहेगा आपका, 10% रहने वाला है। आगे देखो, the decline in the growth rate during the 5-year transition period will be equal and linear। ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि जो ग्रोथ रेट डिक्लाइन हो रहा है ना 40% से 10% पे आ रहा है, ठीक है, 5 साल में, वो कैसे आ रहा है, लीनियर फैशन में आ रहा है। ठीक है, यहां पर अभी देखो मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। 40% से 10% पे आ रहा है, यानी कितने से कम हो रहा है, 30% से कम हो जा रहा है। ठीक है, 30 से कम हो जा रहा है। पहले 5 साल तो ग्रोथ रेट 40% है, ठीक है, बाद में वो गिरते गिरते जो कितने पे आ जा रहा है, 10% पे आ रहा है, और कितने टाइम पीरियड में आ रहा है, 5 साल में आ रहा है। तो 40% से 10% पे आ रहा है, मतलब कितना हो रहा है, 30 से कम हो गया, कितने टाइम पीरियड में, 5 साल में। मतलब हर साल जो है ग्रोथ रेट कितने से कम होगा, हर साल जो है ग्रोथ रेट कितने से कम होगा, 30 डिवाइडेड बाय 5 यानी कितना, 6। ठीक है, तो हर साल जो है ग्रोथ रेट क्या होगा, 6% से कम होते जाएगा। ठीक है, जैसे 6th ईयर में जो ग्रोथ रेट है वो क्या होगा, 40 - 6 यानी कितना, 34%। 7th ईयर में जो ग्रोथ रेट है वो क्या आएगा, 34 - 6 यानी कितना, 28। बाद में 28 - 6 यानी कितना, 22। 22 - 6 यानी कितना, 16, और 16 - 6 यानी कितना, 10। समझ में आ गया। ठीक है, तो जो 6th ईयर से 10th ईयर के बीच में ग्रोथ रेट 30 से कम हो गया है ना, तो क्या हो रहा है, हर साल, ठीक है, 6 से कम होते जा रहा है। समझ में आ गया। आगे, करंटली द कंपनीज पे आउट रेशियो इज 10%। अभी एट प्रेजेंट कंपनी का जो पे आउट रेशियो 10% है। इट इज लाइकली टू रिमेन द सेम फॉर द नेक्स्ट 5 years। आने वाले 5 साल भी, ठीक है, क्या होगा, पे आउट रेशियो 10% ही रहेगा। एंड फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द 6th ईयर टिल द एंड ऑफ द 10th ईयर द पे आउट रेशियो विल लीनियरली इंक्रीज एंड स्टेबिलाइज एट 50% एट द एंड ऑफ 10th ईयर। यहां पर देखो फिर से ये लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है।
कि पहले 5 साल तो पे आउट रेशियो कितना रहेगा 10% रहेगा, ठीक है, बट बाद में 6th ईयर से 10th ईयर के बीच में क्या हो रहा है, पे आउट रेशियो बढ़ रहा है और बढ़ते बढ़ते कितना हो जा रहा है 50% हो जा रहा है, ठीक है। तो 10% से 50% हो गया, यानी कितने से बढ़ गया 40 से बढ़ गया, ये 40 से बढ़ गया और कितने टाइम पीरियड में बढ़ा 5 साल में। तो हर साल जो है कितने से बढ़ेगा 40 डिवाइडेड बाय 5 यानी कितना 8, ठीक है। तो हर साल जो है पे आउट रेशियो 8% से बढ़ते जाएगा, यानी 6th ईयर में पे आउट रेशियो क्या हुआ 10 + 8 यानी कितना 18%, बाद में 18 + 8 यानी कितना 26%, 26 + 8 यानी कितना 34%, 34 + 8 यानी 42% और बाद में 42 + 8 यानी कितना 50%। ओके, आगे देखो, द पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज 17% एंड प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स जो है आपको पहले 10 साल के दे रखे, यहां पर जो आपका एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड है वो कितना है 10 साल का वैसे भी। ओके, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द कंपनी स्टॉक बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड डिविडेंड if the current market price of the stock is rupees 125, suggest if it is advisable for the investor to invest in the company stock or not। यहां पर भी हमें क्या करना है इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, और बाद में उसे हम कंपेयर करेंगे करंट शेयर प्राइस से और उससे हम कंक्लूजन निकाल के बता देंगे कि जो इन्वेस्टर है उसने शेयर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए वैसा। ओके, समझ में आ गया? चलो, तो यहां पर जो है ना टाइम थोड़ा ज्यादा लगेगा इस क्वेश्चन को बनाने में क्योंकि आपको 10 साल का डेटा दे रखा है, इसके लिए क्या है ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी है। यहां पर देखो हम इसको कैसे पूरा लिखना स्टार्ट कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन हम कैसे पूरा प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, साथ साथ में आपने भी लिखते जाना है। तो हम एक पूरा टेबल बना रहे हैं, तो आपने देखना टेबल ऐसा बनाना पूरा ईयर, ठीक है, उसके बाद अर्निंग्स पर शेयर, बाद में डिविडेंड पर शेयर, देन प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ, यहां पर डिस्काउंटिंग का रेट क्या है, इस क्वेश्चन में डिस्काउंटिंग का रेट क्या है 17% है, ठीक है, 17% देखो लिखा है। पोस्ट टैक्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना 17%, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 17% और आखिरी कॉलम में प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ओके, आप मुझे बताओ अर्निंग्स पर शेयर एट ए टाइम t = 1 कितना है, अर्निंग्स पर शेयर एट ए टाइम t = 1। आपको अर्निंग्स पर शेयर एट ए टाइम t = 0 दे रखा है, ये जो है ये क्या है एट ए टाइम t = 0 है। द करंट अर्निंग्स पर शेयर ऑफ मेसर्स वी लिमिटेड कितना है 4 रुपए, ठीक है, तो ये एट ए टाइम t = 0 है, अर्निंग्स पर शेयर 4 रुपए का। एट ए टाइम t = 1 कितना रहेगा, पहले 5 साल अर्निंग्स जो है क्या रेट से ग्रो कर रहा है 40% से। दिस हाई ग्रोथ रेट इज लाइकली टू कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो पहले 5 साल जो अर्निंग्स का ग्रोथ रेट हो गया है 40% है, तो आप बताना अर्निंग्स पर शेयर जो है फर्स्ट ईयर का क्या रहेगा 4 + 40%, कैलकुलेटर पे करते जाओ फटाफट से सभी, ये कितना हो गया 5.6। सेकेंड ईयर का क्या रहेगा और 40% से बढ़ा दो, तो 5.6 + 40% ये करने पे आ रहा है 7.84, बाद में और प्लस 40% ये करने पे आ रहा है 10.98। मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ करके लिख रहा हूं, ये हो गया 10.98। इसके बाद और 40% से बढ़ाना है, ये आ रहा है 15.37, ये 15.37 और बाद में और 40% से बढ़ाना है, तो ये आ रहा है 21.51, ठीक है। पहले 5 साल अर्निंग्स का जो ग्रोथ रेट है वो कितना है 40% है, तो हमने क्या करा 40% से बढ़ाते गए। अब बाद में क्या हो रहा है अर्निंग्स का जो ग्रोथ रेट है वो क्या हो रहा है 6% से कम होते जा रहा है, ठीक है। देखो यहां पर हमने निकाला भी था कि जो अर्निंग्स का ग्रोथ रेट है क्या हो रहा है 6% से डिक्लाइन होते जा रहा है, ठीक है, फ्रॉम 6th ईयर एंड ऑनवर्ड्स। अब 6th ईयर जो अर्निंग्स का ग्रोथ रेट है वो कितना है 40% - 6% यानी कितना है 34% है। जब आप 21.51 + 34% करोगे तो कितना आ रहा है देख लो, 21.51 + 34%, तो ये करने पे आ रहा है 28.82, ये 28.82। यहां पर देखो मैं आपको लिख के बता दे रहा हूं, यहां पर हमने क्या करा 34% से बढ़ाया, कि 34% से इंक्रीज किया है। ओके, अब कितने से इंक्रीज करेंगे 28% से, क्योंकि जो फ्रॉम 6th ईयर एंड ऑनवर्ड्स अर्निंग्स का जो ग्रोथ रेट है क्या हो रहा है 6% से कम होते जा रहा है। तो 40 का पहले 34 हो गया, 40 - 6 करने पे 34, अब 34 - 6 करने पे कितना 28, तो 28.82 में जो है 28% ऐड करना, कितना आ रहा है 36.89, ठीक है 36.89। अब जो है कितना ऐड करना रहेगा 22%, क्योंकि 28 - 6 करने पे क्या होगा 22 आएगा,
तो अब 36.89 में जब आप 22% ऐड करोगे कितना आ रहा है, 45.01 आ रहा है, ठीक है, 45.01। इसके बाद जो आप कितना ऐड करोगे, 16%, ठीक है, 22 माइनस 6 करने पे क्या होगा, 16 आ जाएगा। 45.01 में जो 16% ऐड कर दो, कितना आ गया, 52.21, ये 52.21। और आखिरी में जो है क्या करना, 10% ऐड कर देना। 16 माइनस 6 करने पे क्या होगा, 10 आएगा। तो 52.21 प्लस 10%, तो कितना हो गया, 57.43, 57.43, ठीक है। तो हमने अर्निंग्स पर शेयर जो है पहले 10 साल का वो हमने लिख दिया। अब डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालोगे, बहुत सिंपल है, अर्निंग्स पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय पे आउट रेशियो करेंगे तो क्या होगा, डिविडेंड पर शेयर निकल के आ जाएगा, हाँ या ना। एक सेकेंड, ठीक है, आप लोगों ने जो आंसर्स दिए करेक्ट है। बस ध्यान रखना कि एटलीस्ट 2 डेसिमल प्लेसेस तक तो आपको राउंडिंग ऑफ करना ही पड़ेगा, ठीक है। 3 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा आपको डेटा दे रखा है, ठीक है, 10 साल का डेटा दिया, तो 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ करोगे तो भी चल जाएगा। अब डिविडेंड पर शेयर हम निकाल रहे हैं। पहले 5 साल जो पे आउट रेशियो कितना है, 10% है। पहले 5 साल पे आउट रेशियो कितना है, 10% है। अर्निंग्स पर शेयर जो है आपका, उसको मल्टीप्लाई करते जाओ 10% से पहले 5 साल के लिए, तो 5.6 मल्टीप्लाइड बाय 10%, ये करने पे क्या होगा आपका, 0.56 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 7.84 मल्टीप्लाइड बाय 10% करने पे क्या होगा, 0.784 आ जाएगा, या फिर आप 0.78 लिख दो, वो भी चल जाएगा एक बार की। फिर 10.98 मल्टीप्लाइड बाय 10% जो है, ये करने पे क्या होगा आपका, 1.098 आ जाएगा। 15.37 मल्टीप्लाइड बाय 10% करने पे 1.537 आएगा। एंड 21.51 मल्टीप्लाइड बाय 10% करने पे क्या होगा, 2.151 आएगा। तो हमने पहले 5 साल के जो डिविडेंड पर शेयर है वो भी हमने लिख दिया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, देखो कि जो पे आउट रेशियो है वो क्या हो रहा है, 6th ईयर एंड ऑनवर्ड्स आपका 8% से बढ़ते जा रहा है। यहां पर मैंने आपको देखो निकाल के बताया था कि 6th ईयर एंड ऑनवर्ड्स जो पे आउट रेशियो क्या हो रहा है, 8 से बढ़ते जा रहा है। तो 6th ईयर जो है क्या रहेगा, पे आउट रेशियो 10 + 8 यानी कितना, 18% रहेगा, ठीक है, 18% रहेगा। तो 28.82 मल्टीप्लाइड बाय 18%, मल्टीप्लाइड बाय 18%, ये करने पे कितना आ रहा है, देखो 28, एक सेकेंड, 28.82 मल्टीप्लाइड बाय 18%, ये करने पे आ रहा है 5.188, ठीक है। अगर मैं इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक लिख रहा हूं, 5.188 आ गया। इसके बाद में अब 7th ईयर जो पे आउट रेशियो क्या रहेगा, 18 + 8 यानी कितना रहेगा, 26% रहेगा। तो 36.89 मल्टीप्लाइड बाय 26%, ये करने पे कितना आ रहा है, 9.591 आ रहा है, 9.591। इसके बाद अब 8th ईयर में जो पे आउट रेशियो क्या रहेगा, 26 + 8 यानी कितना रहेगा, 34% रहेगा, ठीक है, 34%। कितना आ रहा है, देखो 45.01 मल्टीप्लाइड बाय 34%, ये आ गया 15.303, 15.303। अगर आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक भी लिखोगे डिविडेंड पर शेयर तो भी चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बाद में 9th ईयर जो पे आउट रेशियो वो क्या रहेगा, 42%, 34 + 8 यानी कितना हो गया, 42%, ठीक है। कितना होगा, देखो 52.21 मल्टीप्लाइड बाय 42%, तो कितना आ गया, 21.928, 21.928। और बाद में जो है 10th ईयर में जो पे आउट रेशियो कितना रहेगा, 50% रहेगा, 42 + 8 यानी कितना, 50। तो 57.43 मल्टीप्लाइड बाय 50%, तो ये कितना आ रहा है, 28.715, ठीक है, 28.715। अब प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो है, ठीक है, 10 साल के, वो हम फटाफट से लिख ले रहे हैं, तो निकालने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है, लिखते जाना। 0.855, उसके बाद 0.731, देन 0.625, 0.534, उसके बाद क्या है बताते जाओ, 0.456, 0.390, फिर है 0.333, फिर है 0. कितना 285, फिर है 0.244 और आखिरी में 0.209। अब आपको क्या करना है, प्रेजेंट वैल्यूज निकालना है, ठीक है, प्रेजेंट वैल्यूज निकालना है। मैंने आपको पहले ही बोला था ये क्वेश्चन सिर्फ लेंथी है, ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है सच, सिर्फ क्या है, लेंथी है।
अब हम क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू निकालते जा रहे हैं, और प्रेजेंट वैल्यू कभी भी किस चीज का निकलेगा, डिविडेंड पर शेयर का, अर्निंग्स पर शेयर का नहीं निकलेगा, किसका निकलेगा, डिविडेंड पर शेयर का। 0.56 मल्टीप्लाइड बाय 0.855 और 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ करके लिख दो। 0.56 मल्टीप्लाइड बाय 0.855 क्या आ रहा है, 0.48। इसके बाद 0.784 मल्टीप्लाइड बाय 0.731 क्या आ रहा है, 0.57। देन 1.098 मल्टीप्लाइड बाय 0.625 यह आ रहा है 0.69। हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ करके लिखते जा रहे हैं, 0.69। इसके बाद 1.537 मल्टीप्लाइड बाय 0.534, 1.537 मल्टीप्लाइड बाय 0.534 यह आ रहा है 0.82, 0.82। देन 2.151 मल्टीप्लाइड बाय 0.456 तो ये आ गया 0.98। इसके आगे का भी आप पूरा खुद से करते जाओ, तो 5.188 मल्टीप्लाइड बाय 0.390 ये आ रहा है 2.02। इसके बाद है 9.591 मल्टीप्लाइड बाय 0.333 ये आ रहा है 3.19। देन 15.303 मल्टीप्लाइड बाय 0.285 ये आ रहा है 4.36। इसके बाद 21.928 मल्टीप्लाइड बाय 0.244 ये आ रहा है 5.35। और आखिरी में 28.715 मल्टीप्लाइड बाय 0.209 ये करने पे कितना आ रहा है, 6.00 यानी 6 ही आ रहा है। ठीक है, यहां तक लिख लिया सभी ने, लिख लिया है कि नहीं। अब आखिरी वाले कॉलम में जो भी हमने फिगर्स लिखी है, आखिरी कॉलम में हमने जो भी फिगर्स लिखी है इसका एडिशन बताओ कितना आ रहा है, एडिशन करो। 24.46 आ रहा है। एक स्टूडेंट ने 24.46 बोला है, एक स्टूडेंट ने 19.11 बोला है। ठीक है, मतलब मेरे को चेक करना पड़ेगा। तो 0.48 प्लस 0.57 प्लस 0.69 प्लस 0.82 प्लस 0.98 प्लस 2.02 प्लस 3.19 प्लस 4.36 प्लस 5.35 प्लस 6, 24.46 करेक्ट है। अर्पिता ने जो आंसर दिया 24.46 ये करेक्ट है, 24.46। अब आगे का प्रोसेस बताना क्या रहेगा। हमने पहले 10 साल के जो डिविडेंड पर शेयर थे उनका प्रेजेंट वैल्यूज निकाल लिया और बाद में उसका हमने टोटल भी निकाल लिया, कितना आ रहा है 24.46। अब नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, 11th ईयर एंड ऑनवर्ड्स जो ग्रोथ रेट है वो कितना आ रहा है, 10% ही रहने वाला। तब हम क्या करेंगे, कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल जो है उसको यूज में लेंगे और उससे हम क्या करेंगे, टर्मिनल वैल्यू निकाल लेंगे एट द एंड ऑफ 10th ईयर। ठीक है, यहां पर हम टर्मिनल वैल्यू निकाल रहे हैं एट द एंड ऑफ 10th ईयर। और कैसे निकलेगा, बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, टर्मिनल वैल्यू निकाल रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं 10th ईयर के एंड में जो शेयर प्राइस रहेगा वो हम निकाल रहे हैं, और उसके लिए हमने कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल यूज में लेना है। तो हम यहां पर जो फॉर्मूला लिखेंगे वो क्या रहेगा, T11 डिवाइडेड बाय RE माइनस G, है ना। अब आप मुझे बताओ डिविडेंड पर शेयर एट ए टाइम T इक्वल्स टू 11 जो ये हम कैसे निकालेंगे, डिविडेंड पर शेयर एट ए टाइम T इक्वल्स टू 11 जो ये हम कैसे निकालेंगे। सिंपल चीज है, क्या करना रहेगा, देखो अर्निंग्स पर शेयर जो रहेगा एट ए टाइम T इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाइड बाय जो पे आउट रेशियो रहेगा 11th ईयर में वो, ठीक है। तो 11th ईयर में जो पे आउट रेशियो है वो कितना है, 50% है। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है पे आउट रेशियो जब 50% हो जा रहा है उसके बाद क्या है, वो हर बार कांस्टेंट ही है। ठीक है, तो 11th ईयर में भी जो पे आउट रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा, 50% रहेगा। अब हमें क्या करना है, अर्निंग्स पर शेयर निकालना है एट ए टाइम T इक्वल्स टू 11, और वो हम कैसे निकालेंगे, जो हमारा अर्निंग्स पर शेयर आया है एट ए टाइम T इक्वल्स टू 10 वो कितना है, 57.43। ठीक है, अब 11th ईयर एंड ऑनवर्ड्स भी जो अर्निंग्स है वो क्या हो रहा है, 10% से ग्रो कर रहा है। 11th ईयर एंड ऑनवर्ड्स जो आपका अर्निंग्स है, ठीक है, जो कंपनी का अर्निंग्स है क्या हो रहा है, 10% से ग्रो कर रहा है, क्योंकि ग्रोथ रेट क्या हो गया, स्टेबलाइज हो गया 10% पे आके। तो अब अर्निंग्स पर शेयर एट ए टाइम T इक्वल्स टू 11 क्या रहेगा, 57.43 में हम क्या करेंगे, 10% बढ़ा देंगे, 57.43 प्लस 10%, ये करने पे क्या आ रहा है, 63.173 आ रहा है। ठीक है, तो इसको देखो मैं लिख दे रहा हूं 63.173 मल्टीप्लाइड बाय 50%, ये करने पे कितना आ जाएगा,
31.59 आ रहा है, ठीक है। अगर हम 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ करेंगे तो 31.59 आ रहा है, ठीक है। तो इसको देखो यहां पर मैंने लिख दिया 31.59। समझ में आ गया? एक बार मैं चेक कर ले रहा हूं आप लोगों ने क्या आंसर दिया। 57.43 में 10% ऐड करेंगे, करेक्ट है आप लोग जो बोल रहे हो वो, और बाद में आप बोल रहे हो उसको 50% से मल्टीप्लाई करना रहेगा, ठीक है, एकदम करेक्ट। तो ये 31.59 आएगा, ठीक है, सभी का आ गया है 31.59। अब जो आ रही है, ठीक है, डिस्काउंटिंग का जो रेट है यहां पर वो कितना है 17% है, और ग्रोथ रेट जो है, ठीक है, 11th ईयर एंड ऑनवर्ड जो ग्रोथ रेट है वो कितना 10% है, ये हमने लिख दिया। कर लो फटाफट से, 31.59 डिवाइडेड बाय 7%, तो ये करने पे कितना आ रहा है 451.29 आ रहा है। अगर आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक निकालोगे तो कितना आ गया 451.29। ये तो टर्मिनल वैल्यू आया हमारा, ठीक है, एट द एंड ऑफ 10th ईयर। अब इसका भी हमें क्या करना रहेगा, प्रेजेंट वैल्यू निकालना पड़ेगा। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टर्मिनल वैल्यू इज इक्वल्स टू 451.29 डिवाइडेड बाय 1.17 टू द पावर 10, या फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हो 451.29 मल्टीप्लाइड बाय प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो 10th ईयर का वो, और प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर जो 10th ईयर का वो कितना है 0.209 है। इसको मल्टीप्लाई कर दो 0.209 से, कितना आ रहा है बताना। 451.29 मल्टीप्लाइड बाय 0.209, ये आ रहा है 94.32। अगर आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ कर रहे हो तो ये आ गया 94.32, ठीक है। यहां पर देखना हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू जो है एट ए टाइम t इक्वल्स टू 0 वो क्या रहेगा, ये 2 फिगर्स का एडिशन 24.46 एंड 94.32 ऐड कर लेना। 24.46 प्लस 94.32, और ये ऐड करने पे कितना आ रहा है 24.46 प्लस 94.32, ये ऐड करने पे आ रहा है 118.78 पर शेयर। इंट्रिंसिक वैल्यू जो है एट ए टाइम t इक्वल्स टू 0 हमारा है 118.78, ठीक है। एक डाउट आया स्टूडेंट को कि ग्रोथ रेट जो है 10% कैसे। आशीष यहां पर क्वेश्चन में क्या लिखा था, पढ़ो क्या लिखा है यहां पर, ये वाला लाइन, हाँ, growth rate in earnings will decline from 40% to 10% during the next 5 years and remain stable at a 10% thereafter, ठीक है। तो जो ग्रोथ रेट है वो 10% का तो आपका क्या हुआ 10th ईयर में ही आ गया। अब उसके बाद क्या ग्रोथ रेट में कुछ भी चेंज आने वाला है क्या, नहीं। क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है एक बार ग्रोथ रेट जो है 10% आ गया उसके बाद क्या होगा स्टेबिलाईज हो जाएगा। मतलब 11th ईयर एंड ऑनवर्ड्स भी जो ग्रोथ रेट है वो कितना रहेगा 10% का ही रहेगा, ठीक है, और वो इनफाइनाइट टाइम पीरियड तक रहने वाला है। इसके लिए हमने क्या करा, कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल यूज में लिया है, और वहां पर हमने जी के जगह क्या पुट किया है 10%। समझ में आ गया? अब क्लियर है या नहीं आशीष, बताओ, ये अब आपको समझ में आ गया है या नहीं। हाँ, अर्निंग्स का जो ग्रोथ रेट है, देखो क्या होता है कभी भी ये जो ग्रोथ रेट है, ये जो ग्रोथ रेट है क्या होता है आपका डिविडेंड का ग्रोथ रेट होता है, ठीक है। ये जो ग्रोथ रेट है आपका डिविडेंड का ग्रोथ रेट होता है। यहां पर क्या हो रहा है कि आपका पे आउट रेशियो जो है वो क्या है सेम है। 11th ईयर एंड ऑनवर्ड्स जो आपका पे आउट रेशियो क्या है सेम है। आप चेक कर लो, क्वेश्चन में लिखा है कि पे आउट रेशियो जो है वो क्या हो रहा है, जैसे ही 50% हो गया उसके बाद क्या हो रहा है स्टेबिलाईज हो जा रहा है। पे आउट रेशियो विल लिनियरली इंक्रीज एंड स्टेबिलाइज एट 50% एट द एंड ऑफ द 10th ईयर, ठीक है। तो पे आउट रेशियो जो है आपका 11th ईयर एंड ऑनवर्ड जो क्या रहेगा 50% ही रहेगा। तो पे आउट रेशियो में कुछ भी चेंज आ रहा है क्या, 11th ईयर में भी पे आउट रेशियो कितना है 50%, 12th ईयर में भी कितना है 50%, 13th ईयर में भी कितना है 50% एंड सो ऑन। तो जो रेट से आपका अर्निंग्स ग्रो करेगा वही रेट से क्या होगा आपका डिविडेंड पर शेयर ग्रो करेगा। अगर आपका पे आउट रेशियो भी चेंज होते रहता था तो फिर आप ये नहीं बोल सकते थे कि आपका ग्रोथ रेट कांस्टेंट है। बट यहां पर क्या हो रहा है आपका 11th ईयर एंड ऑनवर्ड्स ग्रोथ रेट पे आउट रेशियो जो है वो क्या हो गया कांस्टेंट हो गया 50% पे। 11th ईयर एंड ऑनवर्ड्स पे आउट रेशियो कांस्टेंट हो गया 50% पे आके, वो अब आगे कभी भी चेंज नहीं हो रहा है। तो जितने रेट से आपका अर्निंग्स ग्रो करेगा उतने ही रेट से क्या होगा आपका डिविडेंड पर शेयर भी ग्रो करेगा। समझ में आ गया? ठीक है, चलो तो इसी के साथ जो है हमने ये पूरा कंप्लीट कर लिया है। आपको एक और चीज बताना था यहां पर सेकंड वाले क्वेश्चन में,
सजेस्ट इफ इट इज एडवाइजेबल फॉर द इन्वेस्टर टू इन्वेस्ट इन द कंपनी स्टॉक और नॉट। और आपको करंट शेयर प्राइस दी थी कितनी, 125। करंट शेयर प्राइस आपको दे रखी है कितनी, 125। कंपैरिजन करने पे क्या पता चल रहा है कि जो करंट शेयर प्राइस है वो क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू जो है एट ए टाइम t=0 से ज्यादा है। तो आप क्या बोलोगे, शेयर्स जो है वो है क्या है, ओवर प्राइस्ड है, शेयर्स आर ओवर प्राइस्ड एंड इट इज एडवाइजेबल फॉर इन्वेस्टर not to invest in shares of not to invest in shares of Messrs V Limited। यहां पर हमने जो है आखिरी में हमारा कंक्लूजन देके आंसर खत्म कर दिया। ओके, समझ में आ गया कि नहीं? चलो बहुत बढ़िया, यहां पर हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है पूरा कंप्लीट हो गया। यही वाला क्वेश्चन, ठीक है, मतलब एग्जैक्ट सेम फिगर्स नहीं थी बट इसी टाइप का क्वेश्चन जो है अभी नवंबर 24 का जो पेपर था, ठीक है, उसमें एमसीक्यू जो पूछी थी, केस स्टडी जो पूछी गई थी, ठीक है, उसमें 10 मार्क्स की जो है एक केस स्टडी पूरी इसी के ऊपर पूछी गई थी। उसमें तो बल्कि टाइम पीरियड जो है और कम था, यहां पर तो क्या 10 साल का डेटा आपको दिया था, वहां पर डेटा जो है और भी थोड़ा कम था, ठीक है, बट इसी टाइप का क्वेश्चन था और पूरे 10 मार्क्स के लिए टेस्ट किया था। आप सोचो मतलब कितना सिंपल क्वेश्चन था वो, और स्टूडेंट को बस फटाफट से क्या करना था, पूरा लिखना भी नहीं था, रफ में सॉल्व करना था और पूरे 10 में से 10 मार्क पक्के थे, ठीक है। तो आप लोग सभी क्या करेंगे, आज क्लास खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, नवंबर 24 पेपर का, ठीक है, वो जो एमसीक्यू मैंने बताया, ठीक है, जो केस स्टडी बेस्ड सिनेरियो है, ठीक है, 10 मार्क्स के लिए जो पूछा गया था वो आपको जो है सॉल्व करके देखना है, ठीक है। वो पहला केस स्टडी बेस्ड सिनेरियो ही है, जो पहली केस स्टडी पूछी गई थी आपके एमसीक्यू के अंदर, ठीक है, वो इसी के ऊपर थी और 10 मार्क्स के लिए पूछी गई थी। तो आपको उसको एक बार खुद से ट्राई करके देखना है कि वो आपके लिए होमवर्क है। ओके, ठीक है। अभी देखो हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम सॉल्व कर रहे हैं बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, इसको आप फटाफट से रीड करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 28 जो है उसको सभी स्टूडेंट्स फटाफट से एक बार रीड करना स्टार्ट करेंगे। Sun Limited recently made a profit of rupees 200 crores and paid out rupees 80 crores, slightly higher than the average paid in the industry to which it pertains, ठीक है। The average PE ratio of this industry is 9. The estimated beta of Sun Limited is 1.2. As per balance sheet of Sun Limited, the shareholders fund is rupees 450 crores and the number of shares is 10 crores. In case the company is liquidated, building would fetch rupees 200 crore more than the book value and stock would realize 50 crores less. The other data for the industry is as follows. Projected dividend growth rate दिया है 4%, risk free rate of return दिया है 6% and market rate of return दिया है 11%। तो नोटेशंस में अगर हम बात करें तो G दिया है 4%, RF दिया है 6% एंड RM दिया है 11%, और साथ ही में आपको बीटा भी दे रखा है, ठीक है, तो वो भी मैं लिख के बता ही दे रहा हूं, बीटा कितना है 1.2। ओके, पहला पार्ट क्या पूछा है, कैलकुलेट द वैल्यूएशन ऑफ सन लिमिटेड यूजिंग पीई रेशियो। आपको ये जो कंपनी है पूरा, ठीक है, सन लिमिटेड, उसका वैल्यूएशन निकालना है, क्या यूज करके, पीई रेशियो यूज करके। कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है, एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन 8 मार्क्स के लिए, बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो अब अगर पूछते हैं ना एग्जाम में तो 8 मार्क्स के लिए तो नहीं पूछना चाहिए, पूछेंगे भी तो क्या 6 मार्क्स वगैरह के लिए पूछ सकते हैं या फिर उससे भी कम के लिए, ठीक है। तो आप ही मुझे बताना पी रेशियो यूज करके हम कैसे कंपनी का वैल्यूएशन निकाल सकते हैं। आप मुझे इतना बता दो पी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, पी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर, हाँ कि ना। ओके, तो पी रेशियो का आपका जो फॉर्मूला है वो होता है मार्केट प्राइस पर शेयर
डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर। और अगर आपको कोई भी कंपनी का वैल्यूएशन निकालना है, ठीक है, तो वो आप कैसे निकालोगे? मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ठीक है। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मैंने आपको स्टार्टिंग में एकदम फॉर्मूला बताया था, वही होता है ना, मार्केट कैप बोल दो या उस कंपनी का वैल्यूएशन बोल दो, कैसे निकालोगे आप? जो भी उस कंपनी का मार्केट प्राइस पर शेयर है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, वो करने से क्या होगा? निकल के आ जाएगा। तो यहां पर आप देखो पी रेशियो यूज करके आपको कंपनी का वैल्यूएशन करना है। आपको पी रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है, द एवरेज पी रेशियो ऑफ दिस इंडस्ट्री इज 9। जिस इंडस्ट्री में सन लिमिटेड ऑपरेट करती है, ठीक है, जिस इंडस्ट्री में सन लिमिटेड ऑपरेट कर रही है उस इंडस्ट्री का पी रेशियो कितना है? 9 है। अब क्वेश्चन में आपको और कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया था, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि जो इंडस्ट्री का पी रेशियो है, ठीक है, जो इंडस्ट्री का ऑन एन एवरेज पी रेशियो है, वही हम क्या कर रहे हैं? सन लिमिटेड का पी रेशियो मान रहे हैं। आपको देखो यहां क्या दिया था, एवरेज पी रेशियो ऑफ दिस इंडस्ट्री इज 9 दिया था ना, तो हम ये मान ले रहे हैं कि जो सन लिमिटेड है इस कंपनी का पी रेशियो भी कितना है? 9 है, ठीक है। वरना आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो आपको एक अजम्पशन लेना पड़ेगा। ओके, ठीक है कि नहीं? चलो, और आपको एक और चीज क्वेश्चन में दी है, समझना, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 200 करोड़ है, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 200 करोड़ है। यहां पर देखो मैं आपको पहले फॉर्मूला लिख के बता रहा हूं कि जो पी रेशियो का फॉर्मूला है वो क्या होता है? मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर, ठीक है। अब पी रेशियो जो है आपको 9 दिया है, क्वेश्चन में आपको जो पी रेशियो कितना दिया है? 9 दे रखा है। साथ में क्या आप अर्निंग्स पर शेयर निकाल सकते हो? बताओ, क्या आप अर्निंग्स पर शेयर निकाल सकते हो? हाँ, इजीली निकाल सकते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना है? 200 करोड़ है, और कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है? 10 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, तो हम एकदम इजीली अर्निंग्स पर शेयर निकाल पाएंगे। अर्निंग्स पर शेयर क्या रहेगा? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, कितना होगा? 200 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 करोड़। 200 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 करोड़ करने पे कितना आ रहा है? 20 आएगा, ठीक है। अर्निंग्स पर शेयर तो हमारा आ गया कितना? 12। एक सेकेंड, आपको स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा, एक सेकेंड वेट करना। अब विजिबल है स्क्रीन? ओके, लिख लो फटाफट से। हमने अर्निंग्स पर शेयर निकाल लिया। अर्निंग्स पर शेयर जो है कितना आ रहा है? 20 आ रहा है, ठीक है। जो कंपनी है सन लिमिटेड, उसका अर्निंग्स पर शेयर हमने निकाल लिया, और अर्निंग्स पर शेयर जो है कितना आ रहा है? 20 आ रहा है, ठीक है। आपको पी रेशियो भी पता है कितना है? 9 है। क्या आप मार्केट प्राइस पर शेयर निकाल सकते हो? एकदम इजीली निकल जाएगा। कैसे? अर्निंग्स पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय पी रेशियो। अर्निंग्स पर शेयर कितना है? 20, पी रेशियो कितना है? 9, तो 20 मल्टीप्लाइड बाय 9 करने पे क्या होगा? 180 आ जाएगा। हमारा मार्केट प्राइस पर शेयर जो है वो भी निकल के आ गया, कितना? 180। तो वैल्यूएशन ऑफ सन लिमिटेड जो है कितना होगा बताना? वैल्यूएशन ऑफ सन लिमिटेड, मार्केट प्राइस पर शेयर जो कि कितना है? 180 मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है? 10 करोड़। तो 180 मल्टीप्लाइड बाय 10 करोड़, ये करने पे कितना होगा? 1800 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कि सन लिमिटेड का वैल्यूएशन जो है यूजिंग पी रेशियो कितना आ रहा है? 1800 करोड़ आ रहा है। अब ये तो क्या हुआ, थोड़ा लेंथी मेथड हो गया। अगर आपको और शॉर्टकट तरीके से करना है तो आप कैसे करोगे? देखो, पी रेशियो का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? मार्केट प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग्स पर शेयर, ठीक है। अगर मैं न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर रहा हूं नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से, और अगर मैं डिनोमिनेटर जो है उसको भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से, ठीक है, ये चीज समझ में आई? हमने न्यूमरेटर को एज वेल एज डिनोमिनेटर को, दोनों को मल्टीप्लाई किया नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से, तब भी क्या होगा? फॉर्मूला तो सेम ही रहेगा, क्योंकि ये तो इसको तो आप एलिमिनेट कर सकते हो। बट ऐसा करने से आप एक नया फॉर्मूला यहां पर बना पाओगे। क्या रहेगा? देखो, मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, ये करने से क्या होगा? आपका मार्केट कैप निकलेगा, ठीक है।
और अर्निंग्स पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग करने से क्या होगा, आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलेगा। तो आप पी रेशियो का ये वाला फॉर्मूला भी तो बोल सकते हो कि पी रेशियो जो है दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो डायरेक्टली दिया था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है कितना है 200 करोड़ है और पी रेशियो कितना है 9 है। तब आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर दो 200 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 9, ये करने से भी आंसर क्या आएगा 1800 करोड़। सेम आ रहा है कि नहीं? क्वेश्चन में आपको प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे रखा था 200 करोड़ और पी रेशियो कितना दिया था 9। तो जब आप 200 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 9 कर रहे हो तब भी क्या आ रहा है 1800 करोड़ ही आ रहा है। ये तो ये शॉर्टकट तरीका हो गया कि आप पी रेशियो का जो है फॉर्मूला क्या लिखो, डायरेक्टली ये चीज लिख दो, मार्केट कैपिटलाइजेशन डिवाइडेड बाय प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बाद में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की जगह आप 200 करोड़ लिख देना और पी रेशियो की जगह 9 लिख देना। आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है वो कितना आ जाएगा 200 करोड़ मल्टीप्लाइड बाय 9 दैट इज 1800 करोड़। ओके, समझ गया? तो यहां पर हमारा फर्स्ट पार्ट जो है ठीक है उसका आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट पे आते हैं। अब वो बोल रहा है कि वैल्यूएशन निकाल के बताओ कंपनी का यूजिंग डिविडेंड ग्रोथ मॉडल। ठीक है, अब डिविडेंड ग्रोथ मॉडल का जो फॉर्मूला होता है पहले तो हम वो लिख देते हैं, क्या होता है D1 डिवाइडेड बाय RE माइनस G। ठीक है, D1 मतलब डिविडेंड पर शेयर एट ए टाइम T इक्वल्स टू 1 और बाद में RE मतलब आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है और G मतलब ग्रोथ रेट है। अब यहां पर आप बताना D1 कैसे निकालोगे। ग्रोथ रेट तो दिया है क्वेश्चन में कितना है 4% है। RE निकालने के लिए आपको RM, RF और बीटा दे रखा है। ठीक है, आप CAPM यूज करके क्या करोगे RE निकाल लोगे, CAPM यूज करके आपका RE निकल के आ जाएगा। तो बस अब क्या करना है आपको D1 निकालना है। अगर आपने D1 निकाल दिया आपका तो आंसर आ ही जाएगा। अब D1 कैसे निकालोगे, अगर आपने डिविडेंड पर शेयर निकाल लिया एट ए टाइम T इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर आपने डिविडेंड पर शेयर निकाला एट ए टाइम T इक्वल्स टू 0 और बाद में उसमें आप क्या करोगे जो भी ग्रोथ रेट है वो ऐड कर दोगे तो आपका क्या होगा D1 निकल के आ जाएगा। आप मुझे बताओ क्वेश्चन रीड करके क्या हम D0 निकाल सकते हैं क्या हम इस क्वेश्चन नंबर 28 में D0 निकाल सकते हैं क्या, डिविडेंड पर शेयर एट ए टाइम T इक्वल्स टू 0, ये चीज हम निकाल सकते हैं या नहीं बताना। निकाल सकते हैं कैसे बताओ? पहला लाइन ही रीड करो। ठीक है, पहला लाइन रीड करो उसमें समझ में आ जाएगा। कंपनी का जो पूरा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना दिया है 200 करोड़, बट कंपनी क्या पूरा की पूरा 200 करोड़ अपने शेयर होल्डर्स में बांट दे रही है क्या? नहीं। कितना बांट रही है 80 करोड़। तो जो टोटल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड है अमंग द शेयर होल्डर्स वो कितना है 80 करोड़ है। टोटल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स कितना है 80 करोड़ है। मैं आपको डिविडेंड पर शेयर पूछ रहा हूं तो क्या होगा करेक्ट। ठीक है, जो आप लोगों ने बताया है करेक्ट है, आशीष ने जो बताया करेक्ट है, अर्पिता आप जो बता रहे हो वो गलत रहेगा। ठीक है, मैंने पूछा डिविडेंड पर शेयर एट ए टाइम T इक्वल्स टू 0, तो आप क्या करोगे टोटल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। तो यहां पर कंपनी 80 करोड़ बांट रही है शेयर होल्डर्स में और ऐसे कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है 10 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है। तो आप बताना एक शेयर के पीछे कितना डिविडेंड बांटा है कंपनी ने। ठीक है, एक शेयर के पीछे कितना डिविडेंड बांटा है 80 करोड़ डिवाइडेड बाय 10 करोड़, तो कितना आ जाएगा 8 रुपए आ जाएगा। ठीक है, तो डिविडेंड पर शेयर एट ए टाइम T इक्वल्स टू 0 जो है वो क्या होगा 8 रुपीज आएगा। डिविडेंड पर शेयर एट ए टाइम T इक्वल्स टू 0 जो है वो क्या होगा 8 रुपीज आ जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, सिंपल चीज है ना। अगर आपको कोई चीज पर शेयर निकालना है तो आप क्या करोगे टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। यहां पर टोटल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग, वो करने से क्या होगा आपका डिविडेंड पर शेयर आ जाएगा। जैसे आपको अर्निंग्स पर शेयर निकालना होता है, अर्निंग्स पर शेयर, तो हम क्या करते हैं टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो रहेगा कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसको हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से, तो अर्निंग्स पर शेयर निकल के आ जाते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज अगर आपको पर शेयर निकालनी है तो आप किस चीज से उसको डिवाइड करोगे नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग से। ओके, यहां पर देखो सेकेंड पार्ट का हम आंसर लिख रहे हैं। पहले हम निकाल रहे हैं D0, तो कितना रहेगा टोटल डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड कितना है 80 करोड़ डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग जो कि कितना है 10 करोड़, कितना आ रहा है ₹8 पर शेयर आ रहा है। ठीक है, D1 जो है वो क्या रहेगा D0 मल्टीप्लाइड बाय ब्रैकेट में 1 + G।
8 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस जी कितना है 4% है, तो डेसिमल में कितना हो गया 0.04। या फिर आप डायरेक्टली कैलकुलेटर पे कैसे करोगे 8 प्लस 4%, ये करने पे कितना आ गया 8.32। हमारा D1 आ गया 8.32। अब हम देखो क्या कर रहे हैं RE निकाल रहे हैं, और RE निकालने के लिए रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं CAPM का जो फॉर्मूला है वो यूज में ले रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा RF प्लस RM माइनस RF मल्टीप्लाइड बाय बीटा। तो RF आपको क्वेश्चन में दिया है, RM भी दिया है और बीटा भी दिया है, पुट कर दो सी वैल्यूज। 6 प्लस 11 माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 कितना आ रहा है बताना। 11 माइनस 6 हो गया 5, 5 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 हो गया 6, तो 6 प्लस 6 कितना हो गया 12%। तो RE आपका आ गया 12%, और ग्रोथ रेट कितना है 4% है। यहां पर देखो हम क्या कर रहे हैं, P0 निकाल रहे हैं। ठीक है, क्या यूज में लेके डिविडेंड कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल जो है यूज में लेके क्या होगा D1 डिवाइडेड बाय RE माइनस G। D1 की जगह मैं 8.32 लिख दे रहा हूं, RE के जगह 12% और G के जगह 4%। ये सॉल्व करना और बताना क्या आ रहा है। 8.32 डिवाइडेड बाय 8% कितना आ रहा है 104। एक नेहा बोल रही है कि बोर्ड नोट्स का पीडीएफ भी शेयर करने के लिए। बोर्ड नोट्स का पीडीएफ मैं नहीं शेयर कर पाऊंगा, ठीक है नेहा, आपको ये लिखना ही पड़ेगा साथ साथ में। बोर्ड नोट्स का पीडीएफ शेयर नहीं हो पाएगा, ठीक है, आप साथ साथ में लिख लो, या फिर अगर स्क्रीनशॉट ले पाते होगे तो वो चीज कर लो, बट पीडीएफ शेयर नहीं हो पाएगी। ओके, तो एक चीज आप क्या कर सकते हो, आज वाला तो अगर आपका इन केस कुछ लिखने का बाकी रह गया, ठीक है, थोड़ा सा पार्ट अगर लिखने का बाकी रह गया तो वो आप मेरे को बोल सकते हो, तो मैं उसका आपको फोटो खींच के भेज दूंगा वैसे, ठीक है, बट पूरा की पूरा जो बोर्ड नोट्स है ना वो मैं नहीं भेज पाऊंगा। तो अगर आपका कुछ छोटा सा पार्ट लिखने का बाकी रह गया होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कर देना, ठीक है, मैं आपको जो है उसका इमेज भेज दूंगा वैसे। या फिर आप क्या कर सकते हो, आज का जो, ठीक है, आज का जो क्लास है वो तो यूट्यूब पे भी है, ठीक है, तो उस पे से भी जाके आप देख पाओगे वैसा। ओके, बट वही उसमें टाइम जाएगा, तो हैबिट बनाओ साथ साथ में पूरा लिखने का, साथ साथ में जब मैं बोल रहा हूं, ठीक है, और मैं पूरा एक एक चीज लिख रहा हूं तो हम बहुत स्लो चल रहे हैं। आपको ये बता दूं, हम आज की क्लास में हमने बहुत स्लो किया है पूरा हर चीज, तो आपका जो है साथ साथ में लिख के होना ही चाहिए, ठीक है, उसके बिना पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। एग्जाम में आप 100 मार्क्स का पेपर कैसे लिखोगे, साथ साथ में आपको चीजें लिखनी पड़ेगी। और मैं यहां पर ऐसा नहीं है ना कि कोई भी स्टेप वगैरह उड़ा रहा हूं, हर स्टेप लिख रहा हूं, तो इसके लिए लिख रहा हूं कि कैसा है कि आपका भी साथ साथ में पूरा लिख के होते जाए और चीजें भी आपको समझ में आते जाए, वैसा साथ साथ में लिखने की कोशिश करो। हाँ, हो सकता है कि कोई एक आधा क्वेश्चन का सॉल्यूशन लिखना नहीं हुआ, या कोई छोटा सा पार्ट जो है लिखना रह गया आपका, तो वो आप मुझे बता देना, उसका मैं आपको इमेज जो है क्लिक करके वैसा सेंड कर दूंगा। ओके, ठीक है कि नहीं। या फिर देखो, आपने अगर नहीं लिखा होगा, कोई आपका फ्रेंड जैसे ग्रुप में जो है उन्होंने लिखा होगा, तो वो आपको जो है आपके उनके रजिस्टर की जो है नोट्स वगैरह वैसे भी शेयर कर सकते हैं। वो चीज यहां पर ये पीडीएफ शेयर नहीं हो पाएगी मेरे बोर्ड नोट्स की, बट वही मैंने आपको बताया कि क्या कर सकते हो आप, कि कोई अगर कुछ पार्ट लिखना रह गया तो आप मुझे बताना, उसकी इमेजेस जरूर मैं शेयर कर सकता हूँ, वो छोटे छोटे पार्ट की वैसे। ये जो है क्या आ रहा है बताना, 8.32 डिवाइडेड बाई 12% माइनस 4%, 8.32 डिवाइडेड बाई 8%, ये करने पे कितना आ गया 104। ठीक है, ऑलरेडी स्टूडेंट ने कमेंट कर दिया था 104, बहुत बढ़िया। क्या आप लोग आंसर्स दे ही रहे हो ना, तो आप लोग को समझ में आ रही है चीज, आप बस साथ साथ में उसको लिखते जाओ और कुछ नहीं। आशीष ने भी दिया था, अर्पिता ने भी दिया था इसका आंसर, ठीक है 104। तो ये हमारा P0 आ गया। ठीक है, तो हमने कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल यूज में लिया, और उससे हमने क्या करा, एक शेयर का प्राइस जो है एट ए टाइम T=0 हमने निकाल लिया। कितना आ रहा है 104 आ रहा है, बट हमें तो अब क्या चाहिए, पूरे कंपनी का वैल्यूएशन चाहिए। तो वैल्यूएशन ऑफ सन लिमिटेड जो है क्या होगा बताना, और फॉर्मूला तो आपको पता ही है, कोई भी कंपनी का वैल्यूएशन निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, मार्केट प्राइस पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग। 104 मल्टीप्लाइड बाय कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है सन लिमिटेड के, 10 करोड़। तो 104 मल्टीप्लाइड बाय 10 कर दो, यहां पर हमारा आंसर ही बन गया 1040 करोड़। ठीक है, हमने सेकेंड पार्ट जो है ना उसका भी आंसर बना लिया है। और जो भी क्वेश्चंस हमने आज क्लास में सॉल्व किए, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूरे आपके डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको बताया, पक्की बात है, एक क्वेश्चन तो एग्जाम में आना ही आना है, वैसा है। ओके, यहां पर हमारा पहला पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट हो गया।
तीसरा पार्ट, इसका तो आंसर क्वेश्चन में ही दे रखा है, आप बताओ। एज पर बुक वैल्यू मेथड सन लिमिटेड का वैल्यूएशन कितना है? एज पर बुक वैल्यू मेथड सन लिमिटेड का वैल्यूएशन कितना है? बुक वैल्यू मेथड मतलब आपको नेटवर्थ बताना है, ठीक है, नेटवर्थ बताना है सन लिमिटेड का। तो क्या रहेगा? नेटवर्थ मतलब क्या होगा? शेयर होल्डर्स फंड के बराबर। और आपको क्वेश्चन में शेयर होल्डर्स फंड दे रखा है, आप रीड करो अच्छे से। ये देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, एज पर बैलेंस शीट ऑफ सन लिमिटेड, एज पर बैलेंस शीट ऑफ सन लिमिटेड शेयर होल्डर्स फंड इज ₹450 करोड़। तो थर्ड पार्ट का तो आंसर लिखने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। थर्ड पार्ट का तो आंसर मतलब आपको कोई भी स्टेप लिखने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली लिख पाओगे ऐसा। क्या आंसर है? 450 करोड़। समझ गया, ठीक है। ये थर्ड पार्ट का आंसर है, क्वेश्चन में लिख के दे दिया था उसने कि शेयर होल्डर्स फंड कितना है? 450 करोड़ है। शेयर होल्डर्स फंड मतलब ही क्या होता है? आपका नेटवर्थ हो गया। तो बुक वैल्यू मेथड के हिसाब से सन लिमिटेड का वैल्यूएशन कितना है? 450 करोड़ है। ओके, अब जो पार्ट डी है उसका हम सॉल्यूशन लिख रहे हैं। देखो क्या पूछा है थर्ड वाले पार्ट में, क्या पूछा है आपको? सन लिमिटेड का वैल्यूएशन बताना है यूजिंग नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड। ये भी बहुत ज्यादा सिंपल है। अभी जो मैं पार्ट हाईलाइट कर रहा हूं उसको सिर्फ यूज में लो। इन केस द कंपनी इज लिक्विडेटेड, बिल्डिंग वुड फेच 200 रुपीज करोड़ मोर देन द बुक वैल्यू एंड स्टॉक वुड रियलाइज 50 करोड़ लेस। अभी जो कंपनी की बैलेंस शीट है, ठीक है, अभी जो कंपनी की बैलेंस शीट है उसके हिसाब से कंपनी का जो नेटवर्थ है, ठीक है, कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो कितना है? 450 करोड़ का है, ठीक है। बट अगर आज की तारीख में कंपनी लिक्विडेट हो जाती है तो हम क्या करेंगे? सभी असेट्स को क्या करेंगे? नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे लेके आएंगे। तो उसमें हमें क्या पता चल रहा है कि जो वैल्यू पे बिल्डिंग दिख रही है बुक्स में, उससे क्या होगा? 200 करोड़ ज्यादा आएंगे। बिल्डिंग बेच के क्या होगा? 200 करोड़ ज्यादा आएंगे। जितने पे बिल्डिंग दिख रही है बुक में उससे क्या होगा? 200 करोड़ ज्यादा आएंगे। तो क्या होगा? सीधे सीधे आपकी क्या हो गई? कंपनी की वैल्यू 200 करोड़ से बढ़ गई। और क्या बोल रहे हैं? स्टॉक जितने भी दिख रहा है उससे क्या होगा? 50 करोड़ कम आएगा। क्या होगा? कंपनी की वैल्यू 50 करोड़ से कम होगी। बस ऐसे डायरेक्टली लिख देना आंसर। क्या होगा इसका आंसर? 450 प्लस 200 माइनस 50। ये करने पे कितना आ रहा है? 600 करोड़। खत्म, ठीक है। ये आंसर है, करेक्ट, बहुत बढ़िया। जिनका भी 600 करोड़ आया था एकदम करेक्ट है। तो यहां पर हमने ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लिया कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू मेथड से वैल्यूएशन क्या आ रहा है सन लिमिटेड का? 600 करोड़ का। कैसे करोगे? कभी भी आप जो बुक वैल्यू था कितना था? 450 करोड़ था। उसमें हमने क्या करा? 200 करोड़ ऐड किया, क्योंकि बिल्डिंग बेच के 200 करोड़ ज्यादा आएंगे। तो 450 प्लस 200, और क्या होगा? स्टॉक बेच के 50 करोड़ कम आएंगे, तो माइनस 50। खत्म। ओके, यहां पर हमारा 600 करोड़ आ गया। अब हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो कि है, एक सेकेंड, हम सॉल्व कर रहे हैं अभी क्वेश्चन नंबर एक सेकेंड 48। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाना सभी स्टूडेंट्स। फटाफट से एक बार क्वेश्चन नंबर 48 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 48, और क्वेश्चन नंबर 48 को आप रीड करना स्टार्ट करो। क्वेश्चन नंबर 48 जो है उसको आप लोग रीड करना स्टार्ट करो। कंसीडर अ फर्म which is present in 3 industries X, Y and Z. The firm has 20 crore shares outstanding. नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग आपको कितना दिया? 20 करोड़। जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको हाईलाइट करते जाना, ठीक है। द फॉलोइंग डिटेल्स आर गिवन। क्या दिया है इस टेबल में? जो भी इंफॉर्मेशन दिया है पूरा की पूरा काम का ही है। मतलब क्या बोला है? देखो कैसे हम पूरा इंटरप्रेट कर रहे हैं। टेबल में जो इंफॉर्मेशन दिया उसको हम कैसे पूरा इंटरप्रेट कर रहे हैं, ध्यान से देखना कि 500 करोड़ का सेल रहेगा, ठीक है, फोरकास्टेड सेल्स है इंडस्ट्री एक्स का, ठीक है। इंडस्ट्री एक्स का जो फोरकास्टेड सेल्स है वो कितना है? 500 करोड़ है। फर्म का जो मार्केट शेयर है उसमें वो कितना है? 20% है, ठीक है। और नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द फर्म कितना है? 18% है।
इस तरीके का हमने क्वेश्चन सॉल्व किया है। यहां पर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हो, इस टाइप का जो है हमने क्वेश्चन किया था क्वेश्चन नंबर 3। उसमें भी ऐसा ही डेटा दिया था ना, इंडस्ट्री का सेल्स आपको दे रखा था, इंडस्ट्री का फोरकास्टेड सेल्स आपको दिया था, फिर हमें क्या दिया था उन्होंने कि फर्म का मार्केट शेयर कितना है वो दिया था, और बाद में उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है वो दिया था। तो उसी तरीके से यहां पर भी डेटा दे रखा है, बस क्या करें पैराग्राफ फॉर्म में ना देते हुए टेबल फॉर्म में दिया, ठीक है, टेबुलर फॉर्मेट में दिया। ये क्वेश्चन नंबर 3 से आपका सिमिलर है, ये वाला क्वेश्चन। आगे क्या पूछ रहा है वो पता नहीं, बट ये वाला जो डेटा दिया है ये क्वेश्चन नंबर 3 में भी दिया था, इसी टाइप से डेटा। अब इंडस्ट्री वाई का जो प्रोजेक्टेड सेल्स है, फोरकास्टेड सेल्स है, कितना है 15,000 करोड़ से। फर्म का मार्केट शेयर कितना है इसमें 10% का है, और उसका नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है 15% है। वैसी इंडस्ट्री जेड का जो प्रोजेक्टेड सेल्स कितना है 20,000 करोड़ से, ठीक है, 20,000 करोड़ से। फर्म का जो मार्केट शेयर है कितना है 15% है, और उसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है कितना है 25% है। तो हम क्या करेंगे फटाफट से देखो, ओवरऑल नेट प्रॉफिट जो है फर्म का वो हम निकाल लेंगे, ठीक है, ओवरऑल नेट प्रॉफिट जो है फर्म का वो हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे देखना, ठीक है। ये जो फर्म है क्या कर रही है, 3 इंडस्ट्रीज में ऑपरेट कर रही है, ठीक है, एक्स वाई जेड में, एक्स वाई जेड, ओके। अब यहां पर देखो हम क्या कर रहे हैं, नेट प्रॉफिट निकाल रहे हैं, नेट प्रॉफिट ऑफ फर्म। तो फर्म जो है 3 इंडस्ट्रीज में ऑपरेट कर रही है, फर्म जो है 3 इंडस्ट्रीज में ऑपरेट कर रही है, इंडस्ट्री एक्स में, इंडस्ट्री वाई में और इंडस्ट्री जेड में, ठीक है। हमें क्या करना है, फर्म का जो है ओवरऑल नेट प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो हम पहले क्या कर रहे हैं, फर्म इंडस्ट्री एक्स में जो ऑपरेट कर रही है उससे वो कितना प्रॉफिट बना रही है वो हम निकाल ले रहे हैं। यहां पर देखो जो इंडस्ट्री एक्स है उसका जो सेल्स है वो कितना है 5,000 करोड़ से, उसमें फर्म का जो मार्केट शेयर है, उसमें जो फर्म का मार्केट शेयर है वो कितना है 20% है। 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 20%, ये करने पे बताओ कितना आ रहा है, ठीक है, 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 20%, ये करने पे कितना आ रहा है 1,000 करोड़ आ रहा है। तो फर्म जो इंडस्ट्री एक्स में ऑपरेट कर रही है उसमें वो कितना सेल्स जनरेट कर पा रही है 1,000 करोड़ का, ठीक है, 1,000 करोड़ का, बट हमें तो नेट प्रॉफिट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 1,000 करोड़ को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, नेट प्रॉफिट मार्जिन से। यहां पर नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना है देखना, कितना है 18%, तो मल्टीप्लाई कर दो 18% से, कितना आ रहा है बताना, ये आपका 180 करोड़ आ जाएगा। सिमिलरली आप वाई और जेड के लिए भी लिख के कंप्लीट करो, ठीक है। आप लोगों को कंप्लीट करना है, मैंने एक्स के लिए आपको लिख के बता दिया, वाई और जेड का जो है आपको खुद से लिखना है, फटाफट से लिखो। लिखो लिखो। यहां पर इंडस्ट्री वाई का जो प्रोजेक्टेड सेल्स है, इंडस्ट्री वाई का जो प्रोजेक्टेड सेल्स है वो कितना है 15,000 करोड़ से, उसमें फर्म का जो मार्केट शेयर है वो कितना है 10% है, और यहां पर जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो कितना है 15% है। तो ये करने पे बताना कितना आ रहा है, 18 क्यों किया, अरे सिंपल है ना। देखो मैंने यहां पर डायरेक्टली लिख के बता दिया, लेट सपोज करो मैं पूरा डायरेक्टली नहीं लिख रहा हूं, तो आप मुझे बताना फर्म जब इंडस्ट्री एक्स में ऑपरेट कर रही है, ठीक है, फर्म जब इंडस्ट्री एक्स में ऑपरेट कर रही है तो कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है, फर्म इंडस्ट्री एक्स में ऑपरेट करके कितना रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है। जो इंडस्ट्री एक्स है उसका प्रोजेक्टेड सेल्स कितना है 5,000 करोड़ से, ठीक है, इंडस्ट्री एक्स का जो प्रोजेक्टेड सेल्स है वो कितना है 5,000 करोड़ से, एंड उसमें फर्म का मार्केट शेयर कितना है 20% है, उसका सेल्स कितना रहेगा, उसका सेल्स कितना रहेगा 5,000 मल्टीप्लाइड बाई 20%, ये करने पे कितना आएगा 1,000 करोड़ आ जाएगा, ठीक है। और अब उसका उसमें नेट प्रॉफिट कितना रहेगा, आपको नेट प्रॉफिट मार्जिन दिया है कितना 18%, नेट प्रॉफिट मार्जिन कितना दिया 18%, नेट प्रॉफिट कितना रहेगा 1,000 मल्टीप्लाइड बाय 18%, ये करने पे कितना आ गया 180, ठीक है। तो अब इसको अलग अलग लिख के ना दिखाते हुए मैंने क्या करा, देखो डायरेक्टली 5,000 मल्टीप्लाइड बाय 20% मल्टीप्लाइड बाय 18%, ये करने पे कितना होगा 180 आ जाएगा। समझ में आ गया अर्पिता, ओके। सिमिलर तरीके से हम क्या कर रहे हैं, वाई और जेड के लिए भी कर रहे हैं। तो वाई का कितना है 15,000 मल्टीप्लाइड बाय 10% मल्टीप्लाइड बाय 15%, ये करने पे कितना आ रहा है 225 करोड़ आ रहा है, ठीक है। और जेड के लिए कैसे करेंगे, इंडस्ट्री जेड का जो प्रोजेक्टेड सेल्स है वो कितना है 20,000 करोड़ से, उसमें फर्म का मार्केट शेयर कितना है 15% है, और यहां पर उसका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो कितना है 25% है। कर लो,
कितना आ रहा है बताना, 20,000 मल्टीप्लाइड बाय 15% मल्टीप्लाइड बाय 25%। बहुत बढ़िया, जिन स्टूडेंट्स ने ये आंसर्स दे दिए थे एकदम करेक्ट है। 180 करोड़, 225 करोड़ और 750 करोड़। तो जो ओवरऑल नेट प्रॉफिट है फर्म का वो आपका निकल के आ जाएगा, ये टोटल नेट प्रॉफिट ऑफ फर्म। कितना आ रहा है बताना, एडिशन करो, 180 प्लस 225 प्लस 750, 180 प्लस 225 प्लस 750, ये करने पे कितना आ रहा है, 1155 करोड़ आ रहा है। ठीक है, 1155 करोड़ आ रहा है। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है, मतलब पूरा के पूरा ड्राफ्टिंग वगैरह सिमिलर ही था। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमने ये सेम चीज पूरी निकाली थी। आप देखो क्वेश्चन नंबर 3 का जो हमने सॉल्यूशन लिखा है उसमें भी हमने क्या करा था, वो जो कंपनी है वहां पर, मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 3 में आरके लिमिटेड करके नाम था कंपनी का, उसका भी हमने क्या करा था, ओवरऑल नेट प्रॉफिट निकाला था। और बाद में हमने क्या करा था, उसका अर्निंग्स पर शेयर भी निकाला था। यहां पर भी हम वो चीज करेंगे, अब अर्निंग्स पर शेयर निकालेंगे। अर्निंग्स पर शेयर निकालेंगे, क्या आएगा बताना। जो ओवरऑल नेट प्रॉफिट है फर्म का वो कितना है, 1155 करोड़ है, डिवाइडेड बाय कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, ये फर्म के जो है कितने शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, 20 करोड़ शेयर्स आउटस्टैंडिंग है, डिवाइड कर दो 20 करोड़ से, कितना आ रहा है बताना, 1155 डिवाइडेड बाय 20। करेक्ट, 1155 जो आपने आंसर दिया नेहा करेक्ट है। तो 1155 डिवाइडेड बाय 20 करने पे कितना आ रहा है, 57.75 आ रहा है। तो ₹57.75 पर शेयर। यहां पर हमने अर्निंग्स पर शेयर निकाल लिया है, और ये जो अर्निंग्स पर शेयर है ना, एट ए टाइम t इक्वल्स टू 1 का है, मिस्टेक मत करना। अर्निंग्स पर शेयर एट ए टाइम t इक्वल्स टू 1। क्यों मैं बोल रहा हूं ये एट ए टाइम t इक्वल्स टू 1 का है, क्योंकि आपको जो सब फिगर्स दे रखी थी वो क्या थी, प्रोजेक्टेड थी। मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जब भी आपको फोरकास्टेड वर्ड दिखे, प्रपोज्ड वर्ड दिखे, ठीक है, देन प्रोजेक्टेड वर्ड दिखे, समझ जाना सब किसकी बात हो रही है, एट ए टाइम t इक्वल्स टू 1 की। तो यहां पर हमने क्या करा, अर्निंग्स पर शेयर एट ए टाइम t इक्वल्स टू 1 निकाला, जो कि कितना है 57.75। अब देख लेते एक बार क्वेश्चन में उसने पूछा क्या है। अभी तक तो हमने पूरा क्वेश्चन रीड किया ही नहीं था। आपको आरई दे रखा है 16.24%, यहां पे जो डिस्काउंटिंग का रेट है कितना, 16.24% है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न जो इन्वेस्टर्स का कितना है, 16.24% है। पार्ट ए, कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर इफ द फर्म हैज अ 100% पे आउट रेशियो। अगर देखो मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज पूछ रहा हूं यहां पर, और बहुत सिंपल भी है, अगर 100% पे आउट रेशियो है, ठीक है, तो ग्रोथ रेट क्या रहेगा। अगर 100% पे आउट रेशियो है तो ग्रोथ रेट क्या रहेगा बताओ। पे आउट रेशियो 100% है तो ग्रोथ रेट क्या रहेगा बताना। चलो ग्रोथ रेट निकालने का फॉर्मूला बता दो। ग्रोथ रेट निकालने का फॉर्मूला क्या है, बी मल्टीप्लाइड बाय आर। ठीक है, बी मतलब क्या होता है, रिटेंशन रेशियो, और आर मतलब क्या होता है, रिटर्न ऑन इक्विटी। करेक्ट, ठीक है। तो पे आउट रेशियो जब 100% है तो रिटेंशन रेशियो क्या रहेगा, 0% रहेगा, और इसी वजह से आपका जो ग्रोथ रेट है वो भी क्या आएगा, 0 आएगा। समझ गया। पे आउट रेशियो आपका अगर 100% है तो आपका रिटेंशन रेशियो क्या आएगा, 0% आएगा, और इसी वजह से जब आप ग्रोथ रेट निकालोगे बी मल्टीप्लाइड बाय आर करके, आपका ग्रोथ रेट क्या आएगा, 0 आएगा। बट एग्जाम में ये पूरा लिखने की जरूरत नहीं, बिंदास क्या करना, लिख देना जी इक्वल्स टू 0। पे आउट रेशियो इक्वल्स टू 100%, देयरफॉर ग्रोथ रेट इज इक्वल्स टू क्या, 0%। ठीक है, नो ग्रोथ। अब एक और चीज आप मुझे बताओ, जब पे आउट रेशियो 100% है, ठीक है, जब पे आउट रेशियो 100% है, एक और चीज क्या होगा, डिविडेंड पर शेयर जो है किसके बराबर रहेगा, डिविडेंड पर शेयर जो किसके बराबर रहेगा, अर्निंग्स पर शेयर के बराबर। कि देखना हम डिविडेंड पर शेयर कैसे निकालते हैं, डिविडेंड पर शेयर हम कैसे निकालते हैं, अर्निंग्स पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय पे आउट रेशियो। ये मैं रफ में लिख रहा हूं, अर्निंग्स पर शेयर मल्टीप्लाइड बाय पे आउट रेशियो कितना है, 100%। तो क्या होगा, आपका अर्निंग्स पर शेयर के बराबर ही आएगा। तो जब आपका पे आउट रेशियो 100% है तो आपका डिविडेंड पर शेयर जो है किसके बराबर रहेगा, अर्निंग्स पर शेयर के बराबर ही रहेगा। ओके, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको लिख के बताया था रफ में। तो इसको देखो मैं लिख दे रहा हूं, डिविडेंड पर शेयर दैट विल बी इक्वल्स टू व्हाट, अर्निंग्स पर शेयर।
पे आउट रेशियो जब 100% होता है तब ग्रोथ रेट होता है 0% और डिविडेंड पर शेयर जो किसके बराबर रहेगा, अर्निंग्स पर शेयर के बराबर रहेगा। या फिर आपको फॉर्मूला ही पता होना चाहिए, नो ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल जो है, ठीक है, नो ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल से जब आप शेयर प्राइस निकालते हो तो वहां पर आप फॉर्मूला क्या यूज में लेते हो, फॉर्मूला क्या यूज में लेते हो, अर्निंग्स पर शेयर एट ए टाइम t इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाय द इन्वेस्टर्स, ठीक है। या फिर आप यहां पर आर की जगह के भी लिख सकते हो अगर हम इक्विलिब्रियम में बात कर रहे हैं तब, ओके। तो यहां पर देखो हमारा आंसर ही आ जाएगा एक तरीके से। यहां पर हमने क्या करा कि इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल लिया एट ए टाइम t इक्वल्स टू 0, ये मैंने यहां पर फॉर्मूला लिख दिया, अर्निंग्स पर शेयर एट ए टाइम t इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाय द इन्वेस्टर्स। देखो फॉर्मूला वैसे क्या होता है, कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का फॉर्मूला क्या होता है, D1 बाय RE माइनस G। अब यहां पर आप D1 लिखो या E1 लिखो एक ही बात है, क्योंकि डिविडेंड पर शेयर जो है क्या है, अर्निंग्स पर शेयर के बराबर है। तो हमने D1 की जगह क्या करा, देखो E1 लिख दिया डिवाइडेड बाय RE। ग्रोथ रेट तो क्या है यहां पर 0 ही रहेगा, क्योंकि पे आउट रेशियो 100% है, तो ग्रोथ रेट क्या रहेगा, 0 ही रहेगा। यहां पर देखो आपका अल्टीमेटली फॉर्मूला क्या बन के तैयार हो रहा है, E1 डिवाइडेड बाय RE। आ रहा है कि नहीं, अर्निंग्स पर शेयर एट ए टाइम t इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाय द इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो रटना नहीं पड़ता है, अगर आपको कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का फॉर्मूला पता है तो उससे आप नो ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का फॉर्मूला खुद से बना सकते हो, ओके। चलो यहां पर अब हम देखो वैल्यूज पुट कर रहे हैं, अर्निंग्स पर शेयर एट ए टाइम t इक्वल्स टू 1 हमने ऑलरेडी निकाल रखा था, कितना है 57.75, एंड RE आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है, कितना है 16.24%। कर लो फटाफट से और बताना कितना आ रहा है, कितना आ रहा है 355.60, ओके। सभी का सेम है, 355.60 करेक्ट है। तो ₹355.60 पर शेयर, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर इफ द फर्म हैज 100% पे आउट रेशियो, इसका हमारा आंसर आ गया कितना, 355.60। सेकेंड पार्ट जो है उसको रीड करना, द फर्म फॉलोज अ कांस्टेंट पे आउट रेशियो ऑफ 70%। अब पे आउट रेशियो 100% नहीं है, कितना है 70% है, तब आपका ग्रोथ रेट भी आएगा। अगर उसने क्वेश्चन में आपको रिटर्न ऑन इक्विटी दिया होगा तो आप इजीली ग्रोथ रेट निकाल पाओगे। आगे रीड कर रहे हैं, इट्स रिटर्न ऑन इक्विटी इज एक्सपेक्टेड टू बी 20%, ठीक है। फाइंड द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर, एकदम सिंपल। सभी स्टूडेंट्स फटाफट से जो है पार्ट बी जो है इसको सॉल्व करेंगे। यहां पर अब देखो पे आउट रेशियो जो है वो कितना है, 70% है, ठीक है। पे आउट रेशियो 70% है, तो रिटेंशन रेशियो क्या रहेगा, रिटेंशन रेशियो क्या रहेगा, 0 पे नहीं रहने वाला। यहां पर पे आउट रेशियो 100% नहीं है, कितना है 70% है, तो रिटेंशन रेशियो क्या रहेगा, 100% माइनस 70%, 100% माइनस 70% यानी कितना हो गया 30% है, ठीक है। रिटेंशन रेशियो को हम डिनोट करते हैं बी से। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से, वो भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, रिटर्न ऑन इक्विटी भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, कितना है 20% है, ओके। क्या आप ग्रोथ रेट निकाल सकते हो, क्या आप यहां पर ग्रोथ रेट निकाल पाओगे, बताओ। ग्रोथ रेट निकालने का फॉर्मूला क्या रहेगा, अगर हमारे पास में रिटेंशन रेशियो भी है और रिटर्न ऑन इक्विटी भी है तो ग्रोथ रेट कैसे निकलेगा, P मल्टीप्लाइड बाय R करके। तो B कितना है 30%, तो इसको अगर मैं क्या कर रहा हूं डेसिमल में लिख रहा हूं 30% को, तो क्या हो जाएगा 0.3। कोई भी एक चीज को आपको डेसिमल में लिखना पड़ेगा, 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 20%, ये करने पे बताना कितना आ रहा है, 6% आ गया, करेक्ट। 30 मल्टीप्लाइड बाय 20 मत करना, ठीक है। देखो यही चीज बतानी थी, स्टूडेंट क्या करते हैं यहां पर 30 मल्टीप्लाइड बाय 20 करोगे कितना आ रहा है बताना। जब आप 30 मल्टीप्लाइड बाय 20 करोगे तो कितना आ रहा है 600 आ रहा है, ठीक है। ग्रोथ रेट 600 नहीं है। अगर आप ये दोनों चीज परसेंटेज में लिख रहे हो, अगर आप ये दोनों चीज परसेंटेज में लिख रहे हो तो आपको क्या करना है, बाद में इसको डिवाइड करना है 100 से। तो 600 डिवाइड बाय 100 क्या हो जाएगा 6, समझ गया, ठीक है। 600% मत लिख देना, अगर आपने ग्रोथ रेट गलती से भी 600% लिख दिया तो गलत हो जाएगा। आप देखो ऐसा लिखोगे चलेगा, कोई में गलत नहीं है। यहां पर अगर आप 30% मल्टीप्लाइड बाय 20% लिख रहे हो चलेगा,
बट इसको अब आप 600% मत लिखना, ये गलत हो जाएगा। क्या लिखोगे आप इसको? 6% लिखोगे। 600 डिवाइडेड बाय 100 आपको और करना पड़ेगा, कितना होगा? 6% आएगा। ओके, तो यहां पर हमने ये चीज कंप्लीट कर लिया। हाँ, ये भी करेक्ट है। यहां पर अगर आप इसको 30% मल्टीप्लाइड बाय 0.2 लिखोगे तो भी चल जाएगा। 30% मल्टीप्लाइड बाय 0.2 लिखोगे तो भी चलेगा। कितना आएगा? 6% ही आएगा। ओके, अब आप मुझे बताना D1 कितना रहेगा यहां पर? D1 कितना रहेगा? D1 सेकेंड वाले पार्ट में D1 क्या रहेगा? D1 क्या रहेगा आपका? अर्निंग्स पर शेयर एट ए टाइम T इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाइड बाय पे आउट रेशियो। क्या हमारे पास में अर्निंग्स पर शेयर एट ए टाइम T इक्वल्स टू 1 है या नहीं? देखो यहां पर जो है D1 निकालने के लिए D0 निकालने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में D1 निकालने के लिए पहले D0 निकालने की जरूरत नहीं है। उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि आपको अर्निंग्स पर शेयर पता है, एट ए टाइम T इक्वल्स टू 1 का आपको अर्निंग्स पर शेयर पता है। हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में निकाला था। अर्निंग्स पर शेयर एट ए टाइम T इक्वल्स टू 1 कितना है? 57.75 है। ठीक है, तो यहां पर आप इसको डायरेक्टली 57.75 लिखोगे। देखो अर्निंग्स पर शेयर एट ए टाइम T इक्वल्स टू 1 में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे आपका पे आउट रेशियो 100% रहे, चाहे आपका पे आउट रेशियो 70% रहे। जो आपका अर्निंग्स पर शेयर एट ए टाइम T इक्वल्स टू 1 वो तो इतना ही रहने वाला है। यहां पर क्या लिखोगे आप? 57.75। और पे आउट रेशियो कितना है? अब सेकंड वाले पार्ट में पे आउट रेशियो कितना है? 70% है। तो आपको मल्टीप्लाई करना रहेगा 70% से। कितना आ रहा है बताना? 42.85। सभी का सेम है, 57.75 मल्टीप्लाइड बाय 70%। ठीक है, 42.85 नहीं आ रहा है, कुछ मिस्टेक किया है आपने। 40.425 आएगा। ठीक है, D1 जो है ये आपका 40.425 आएगा। 57.75 मल्टीप्लाइड बाय 70%। ओके, अब हम देखो क्या कर रहे हैं, फॉर्मूला यूज में ले रहे हैं। यहां पर अब हम क्या करेंगे? कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का फॉर्मूला यूज में लेंगे। यहां पर हम क्या कर रहे हैं? ये मान रहे हैं कि जो ग्रोथ रेट है 6% का वो क्या रहेगा? इनफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए रहेगा। ठीक है, इनफाइनाइट टाइम पीरियड के लिए रहेगा। यहां पर क्या होगा? फॉर्मूला यूज में लेंगे D1 बाय RE माइनस G। वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। D1 की जगह 40.425, RE की जगह 16.24% और ग्रोथ रेट कितना है? 6%। फाइनल आंसर बताना कितना आ रहा है? 40.425 डिवाइडेड बाय 10.24%। ये आ रहा है 394.78। अगर आप 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ कर रहे हो तो ये आ गया 394.78 पर शेयर। ठीक है, 394.78 पर शेयर। सभी ने लिख लिया ये चीज? एक स्टूडेंट पूछ रही है कि 57.75 प्लस 6% क्यों नहीं किया? अर्पिता आप मुझे बताओ 57.75 क्या D0 है क्या? 57.75 जो हमारा आया था, क्या ये डिविडेंड पर शेयर एट ए टाइम T इक्वल्स टू 0 है क्या? नहीं। 57.75 क्या है? 57.75 क्या चीज आया था? अर्निंग्स पर शेयर आया था। ठीक है, अर्निंग्स पर शेयर एट ए टाइम T इक्वल्स टू 1 आया था। ठीक है, और ये एट ए टाइम T इक्वल्स टू 1 का अर्निंग्स है। समझो यहां पर ये चीज कि आपका अर्निंग्स पर शेयर एट ए टाइम T इक्वल्स टू 0 का नहीं है, ये क्या है? आपका अर्निंग्स पर शेयर एट ए टाइम T इक्वल्स टू 1 का है। अर्निंग्स पर शेयर एट ए टाइम T इक्वल्स टू 1 कितना है? 57.75। तो अब अगर मुझे डिविडेंड पर शेयर निकालना है एट ए टाइम T इक्वल्स टू 1 तो मैं क्या करूंगा? डायरेक्टली जो मेरा अर्निंग्स पर शेयर है एट ए टाइम T इक्वल्स टू 1 उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा पे आउट रेशियो से। मैंने वही चीज किया यहां पर। जो अर्निंग्स पर शेयर था एट ए टाइम T इक्वल्स टू 1 57.75 उसको मैंने क्या करा? जो पे आउट रेशियो 70% उससे मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो मेरा आ रहा है 40.425 ये मेरा D1 निकल के आ रहा है। ये मेरा क्या हो रहा है? डायरेक्टली D1 निकल के आ रहा है। एक सेकेंड, एक और डाउट है, ES है उसमें ग्रोथ ऐड कर सकते हैं क्या? अब समझ में आ गया ना अर्पिता? ठीक है, देखो अगर ये हमारा अर्निंग्स पर शेयर एट ए टाइम T इक्वल्स टू 0 आता था 57.75, अगर ये हमारा अर्निंग्स पर शेयर एट ए टाइम T इक्वल्स टू 0 आता था तो हम क्या करते थे? डिविडेंड पर शेयर एट ए टाइम T इक्वल्स टू 0 निकालते थे। ओके,
जो कि क्या रहता था 57.75 मल्टीप्लाइड बाय 70%, और बाद में हम क्या करते थे, उसमें 6% ऐड करते थे। ओके, एक सेकेंड, और भी कुछ डाउट है। आशीष कह रहा है कि उसने आरई जो है 20% लिया है। क्वेश्चन में 20% दिया था क्या? नहीं, ये रिटर्न ऑन इक्विटी है ना, दोनों में फर्क होता है आशीष। रिटर्न ऑन इक्विटी और आरई 16.24% है, ठीक है, आरई 16.24% है और ये रिटर्न ऑन इक्विटी है 20%, दोनों में फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। क्या है, सुनना अच्छे से। ये 16.24% का मतलब क्या है? आप अगर उस फर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, आप उस फर्म के अगर शेयर खरीदना चाहते हो, तो आपको जो है कितना रिटर्न चाहिए? 16.24% का रिटर्न चाहिए। समझ में आ रहा है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं। अगर कोई बंदा इस फर्म के शेयर खरीदना चाहता है, ठीक है, अगर कोई पर्सन इस फर्म के शेयर खरीदना चाहता है, ठीक है, तो उसको कितना रिटर्न चाहिए? 16.24% का रिटर्न चाहिए। ठीक है, ये इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से सोचो। ये जो 16.24% है, ये जो आ रही है, ये इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से सोचना है। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, नाम में ही है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बाय द इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स को इतना रिटर्न चाहिए, 16.24% का रिटर्न चाहिए, और इतना रिटर्न उनको चाहिए रहेगा, इसके लिए जो है वो इतना पैसा देने को तैयार है। 16.24% जो है रिटर्न चाहिए उनको, इसके लिए जो कितना रुपया देने को तैयार है? 394.78 रुपीज देने को तैयार। ओके, अब रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है? रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो क्या होता है वो समझो। रिटर्न ऑन इक्विटी 20%, इसका मतलब क्या हो रहा है? कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को जो है कितना रिटर्न जनरेट करके दे रही है? 20%। ठीक है, यहां पर रिटर्न ऑन इक्विटी 20% है, इसका मतलब हम क्या बोलेंगे? कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स को कितना रिटर्न जनरेट करके दे रही है? 20% रिटर्न जनरेट करके दे रही है। इन्वेस्टर्स को तो कितना रिटर्न चाहिए था? सिर्फ 16.24% ही चाहिए था, बट कंपनी जो है कितना रिटर्न जनरेट करके दे रही है उन्हें? 20%। दोनों अलग अलग चीज। समझ में आ गया आशीष? बताओ फटाफट से। ओके, तो कंफ्यूज मत होना, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। यहां पर अगर आप 20% लिख दोगे डिनोमिनेटर में, 16.24% की जगह अगर कोई स्टूडेंट यहां पर 20% लिखता है, पूरा आंसर गलत हो जाएगा। आपको कभी भी क्या करना होता है, जब आप इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल रहे हो, आपको इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। इन्वेस्टर को कितना रिटर्न चाहिए? ठीक है, वो जो जगह पैसा लगा रहा है, ठीक है, वो जो जगह पैसा रोक रहा है, उससे उसको कितना रिटर्न चाहिए? तो उसको 16.24% रिटर्न चाहिए, वैसा। ठीक है, और कंपनी जो है कितना रिटर्न बना के दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को? 20%, वैसे आप बोल सकते हो वैसे। ठीक है, कि रिक्वायर्ड आरई जो है वो हम इन्वेस्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं कि इन्वेस्टर्स को इतना % रिटर्न चाहिए और इसके लिए वो इतना पैसा देने को तैयार है। और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो क्या है? कंपनी कितना % रिटर्न बना के दे रही है शेयर होल्डर्स को, वैसा। ओके, चलो, तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 48 जो है ये भी कंप्लीट कर लिया। अब देखना हम जो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, एक बार पहले एक क्वेश्चन होमवर्क में जो है उसे लिखो। क्वेश्चन नंबर 50 बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इन केस अगर नहीं आता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, बट अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, खुद से ट्राई करके देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 50 ऐसा होगा, कुछ स्टूडेंट्स को जमेगा, कुछ को नहीं जमेगा, सभी को जम गया तो बहुत ही बढ़िया। ठीक है, बट खुद से ट्राई करके जरूर जरूर से देखना क्वेश्चन नंबर 50 को। ये मैंने आपको अभी होमवर्क में दिया है। ठीक है, और अच्छा क्वेश्चन है। May 23 पेपर में जब ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, बहुत कम स्टूडेंट्स बना के आ पाए थे ये, बट ऐसा नहीं था कि नहीं बना सकते थे, बना तो सकते ही थे। ठीक है, तो ये भी आपका डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल जो है उसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, बट थोड़ा सा ट्रिकी है और क्वेश्चन का समझना पड़ेगा। क्वेश्चन के इंटरप्रिटेशन में मार मत खा जाना। यहां पर क्वेश्चन को बार बार पढ़ना, 2 बार पढ़ना, 3 बार पढ़ना, तब जाके आपको क्वेश्चन बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। ठीक है, इसको मार्क भी करके रख लो, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एग्जाम के पहले देख के हो जाना चाहिए, वैसा वाला क्वेश्चन। ओके, अभी देखो हम और भी कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 ये आपको समझ में आ गया है ना कि आपने जो डाउट पूछा था, आप जो कहना चाह रहे हो तो करेक्ट ही है वैसे। ठीक है, तो वो मैंने बता दिया। अभी तक अगर किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ लो,
वरना हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ठीक है, डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल जो है खत्म होने में। ठीक है, करें नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 43 जो है इसको आप रीड करना स्टार्ट करो। सभी जो है क्वेश्चन नंबर 43 को रीड करना स्टार्ट करेंगे। रीड करूं। मिस्टर ए इज थिंकिंग ऑफ बाइंग शेयर्स एट ₹500 ईच, हैविंग फेस वैल्यू ऑफ ₹100। ठीक है, आगे देखो। ही इज एक्सपेक्टिंग अ बोनस एट द रेशियो ऑफ 1:5 ड्यूरिंग द 4th ईयर। आगे, एनुअल एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 20% and the same rate is expected to be maintained on the expanded capital base. He intends to sell the shares at the end of 7th year at an expected price of ₹900 each. तो जो मिस्टर है वो क्या कर रहा है, कोई कंपनी के शेयर्स खरीदने का सोच रहा है और उसको कितने टाइम पीरियड तक होल्ड करके रखेगा, 7 साल तक। ठीक है, और 7 साल के बाद वो सोच रहा है कि उस कंपनी का शेयर प्राइस कितना हो जाएगा, 900 रुपए हो जाएगा, और 900 रुपए में उसको बेच देगा 7 साल के बाद में। ठीक है, अब ये जो 7 साल का टाइम पीरियड है, इस दौरान कुछ घटनाएं घट रही है। ठीक है, क्या घटना घट रही है, देखो कि कंपनी जो है वो क्या कर रही है, 4th ईयर में बोनस शेयर्स दे रही है अपने शेयर होल्डर्स को। और वो जो बोनस शेयर्स दे रही है वो किस रेशियो में दे रही है, 1:5 में। ये 1:5 का मतलब क्या होगा, अगर कोई शेयर होल्डर के पास में 5 शेयर्स है कंपनी के पहले से, तो उसको क्या होगा, एक नया शेयर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो अगर जैसे लेट सपोज करो मिस्टर ए के पास में 5 शेयर्स है, तो उसको क्या होगा, एक शेयर और मिल जाएगा 4th ईयर के एंड में। ठीक है, और उसके लिए उसको कुछ भी अपनी जेब से पैसा देने की जरूरत नहीं है। तो अब 5th ईयर एंड ऑनवर्ड्स उसके पास कितने शेयर्स हो जाएंगे, 5 शेयर्स उसने जो खरीदे थे वो, और बोनस का उसको जो एक शेयर मिला है वो, तो पूरे मिला के कितने शेयर्स हो जाएंगे, 6 शेयर्स हो जाएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स को एक्स मानने की जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। अभी देखो मैं आपको और बताऊंगा ना तो और क्लैरिटी आएगी। तो यहां पर नंबर ऑफ शेयर्स को एक्स वगैरह मानने की जरूरत नहीं है, बिना एक्स वगैरह लिए हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, आगे देखना। एनुअल एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 20%। एनुअल एक्सपेक्टेड डिविडेंड इज 20%। इसका मतलब क्या हो रहा है कि डिविडेंड का जो रेट है वो क्या है, 20% है। ठीक है, मतलब एक शेयर के पीछे कितना डिविडेंड मिलेगा, एक शेयर के पीछे कितना डिविडेंड मिलेगा। अब ये 20% जो है आप 500 पे निकालोगे या 100 पे निकालोगे, ये 20% ऑफ 500 आपको करना रहेगा या 20% ऑफ 100 करना रहेगा। जब भी आपको डिविडेंड का रेट दिया होता है, ठीक है, तो उसको आपको इस पे अप्लाई करना होता है, फेस वैल्यू पे अप्लाई करना होता है। यहां पर आपको जो एनुअल एक्सपेक्टेड डिविडेंड बोला है 20%, तो आप क्या करोगे, 20% ऑफ 100 करोगे। ठीक है, तो यहां पर एक शेयर के पीछे कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, 20 रुपए का डिविडेंड दे रही है। 20% ऑफ 100 करने पे क्या होगा, आपका 20 आएगा। ये छोटी छोटी बात है, बट यहां पर अगर आपने मिस्टेक कर दी तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। ओके, तो यहां पर कोई भी स्टूडेंट 20% ऑफ 500 नहीं करेगा। जो आपको डिविडेंड रेट दिया होता है वो आप किस पे अप्लाई करोगे, फेस वैल्यू पे अप्लाई करोगे कभी भी। ओके, करेक्ट है आप लोगों ने जो बोला है। फरहान, आशीष, नेहा, ठीक है, सभी ने एकदम करेक्ट बोला है। अर्पिता, सबका सही है। आगे, अब एनुअल एक्सपेक्टेड डिविडेंड जो है वो 20% का है, और क्या हो रहा है, जब कंपनी बोनस शेयर्स बांट देगी शेयर होल्डर्स में, तो उसका क्या होगा, कैपिटल बढ़ जाएगा। हाँ कि ना। ओके, तो जो एक्सपांडेड कैपिटल बेस है उस पे भी जो डिविडेंड का रेट है वो क्या रहेगा, 20% रहेगा। ये बात तो सभी को समझ में आ रही है ना, कि जब कंपनी बोनस शेयर्स बांट देगी, कंपनी का जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। तो इक्विटी शेयर कैपिटल जो बढ़ जा रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सपांडेड कैपिटल बेस। और कैपिटल बेस बढ़ जाने के बावजूद भी डिविडेंड के रेट में कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, वो कितना है, वही है, 20% का ही है। ओके, अब ये तो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया था कि वो पर्सन जो है क्या करेगा, 7 ईयर्स तक शेयर्स होल्ड करके रखने वाला है, और 7th ईयर के एंड में वो बेच देगा कितने में, 900 रुपए में। एक अंदाजा लगाया कि शेयर का प्राइस 900 चला जाएगा और 900 में उसको बेच देगा। यहां पर आपको टर्मिनल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टर्मिनल वैल्यू यहां पर आपको निकालने की जरूरत नहीं है, वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया
कि एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस एट द एंड ऑफ 7th ईयर जो है कितना है 900 है। ओके, यहां पर आपको कांस्टेंट ग्रोथ डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल यूज करके टर्मिनल वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, तो आपका क्या हो गया, टाइम बच गया। आगे, इंसिडेंटल एक्सपेंसेस फॉर परचेज एंड सेल ऑफ शेयर्स आर एस्टिमेटेड टू बी 5% ऑफ द मार्केट प्राइस। जब कोई बंदा कंपनी के शेयर खरीद रहा है तब भी उसको 5% का खर्चा आता है, और जब वो बेचता है तब भी उसको 5% का खर्चा आता है। ठीक है, शेयर्स खरीदते बेचते तो ब्रोकरेज वगैरह लगता है, जो भी है उसका खर्चा क्या है, ऐसा मान के चलो 5% है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन में दिया है कि एक्सपेक्ट्स अ मिनिमम रिटर्न ऑफ 12% पर एनम। ये जो चीज है ये क्या है, डिस्काउंटिंग का रेट है। ठीक है, ये जो पर्सन है मिस्टर है उसको कितना रिटर्न चाहिए, 12% का। वो जो कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है उससे उसको कितना रिटर्न चाहिए, 12% का रिटर्न चाहिए। ओके, आगे, शुड मिस्टर ए बाय दी शेयर। जब भी ये ऐसी कुछ चीज पूछी होती है कि हमने इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और यहां पर आपको जो है करंट शेयर प्राइस दे रखी है, समझ जाना हमें क्या निकालना पड़ेगा, इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहां पर इंट्रिंसिक वैल्यू निकालेंगे, उसको कंपेयर करेंगे करंट शेयर प्राइस से, और बाद में हमारा कंक्लूजन देंगे कि वो जो पर्सन है मिस्टर है उसने शेयर खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। ठीक है, इफ सो व्हाट मैक्सिमम प्राइस शुड ही पे फॉर ईच शेयर, वही इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने को बोला है। अज्यूम नो टैक्स ऑन डिविडेंड इनकम एंड कैपिटल गेन। ये बहुत बढ़िया चीज कर दी, क्वेश्चन आसान कर दिया, और जनरली आपको मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में लिखा हुआ दिखेगा कि डिविडेंड इनकम पे भी और कैपिटल गेन पे भी कुछ भी इनकम टैक्स है ही नहीं। ओके, तो हाइपोथेटिकल सिनेरियो है, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपको ये लिखा हुआ दिखेगा। तो यहाँ पर कुछ भी टैक्स लग ही नहीं रहा है, कि जो भी डिविडेंड का इनकम हो रहा है शेयर होल्डर को, या उसको जो भी कैपिटल गेन होगा उसके ऊपर कुछ भी टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ओके, अब एक स्टूडेंट ने लिख के भेजा था कि यहां पर हम नंबर ऑफ शेयर्स को एक्स मान रहे हैं। ठीक है, अब उसके लिए मैं आपको देखो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि मिस्टर ए चाहे 5 शेयर खरीदे, चाहे 10 शेयर खरीदे, चाहे 20 शेयर खरीदे, चाहे 100 शेयर खरीदे। ठीक है, उसका वो जो रिटर्न जनरेट करेगा वो क्या रहेगा, हर बार सेम ही रहने वाला है। चाहे आप कोई कंपनी का 1 शेयर खरीदो, चाहे आप कंपनी के 2 शेयर खरीदो, 3 शेयर खरीदो, एंड सो ऑन, आपको आप जो रिटर्न जनरेट करोगे वो तो क्या रहेगा, सेम ही रहेगा। मैं आपको एक एग्जांपल देके समझा दे रहा हूं। ठीक है, एकदम ध्यान से समझना। जैसे देखो, आज की तारीख में शेयर का प्राइस कितना है, 200 रुपए। मैं मेरे एंड से आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। आज की तारीख में जो शेयर का प्राइस है वो कितना है, 200 रुपए। ठीक है, एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 0 शेयर का प्राइस कितना है, 200 रुपए। और 5 साल के बाद में जो है, लेट सपोज करो शेयर का प्राइस कितना हो जा रहा है, 500 रुपए हो जा रहा है। ठीक है, यहां पर हमने क्या करा, 1 शेयर खरीदा है, 1 शेयर, और ये 5 इयर्स के टाइम पीरियड में कुछ भी कंपनी ने डिविडेंड वगैरह बांटा ही नहीं है। ठीक है, यहां पर बताना कितना रिटर्न जनरेट किए। तो फायदा कितने का हुआ, 500 में बेचा, हमने खरीदा था 200 में 1 शेयर, और बाद में उसको बेच रहे कितने में, 500 में। फायदा कितने का हुआ, 500 माइनस 200, यानी कितना, 300 रुपए का फायदा हुआ, डिवाइडेड बाय कितना रुपया लगाया था हमने स्टार्टिंग में, 200 रुपए, मल्टीप्लाइड बाय 100, कितना आ रहा है बताओ, कितना आ रही है, 150% आ रहा है। ठीक है, 150% आ रहा है। ओके, अब लेट सपोज करो मैंने 2 शेयर्स खरीदे थे। ठीक है, 2 शेयर्स। अब अगर मैंने 2 शेयर भी खरीदा होगा ना, तब भी मेरा जो रिटर्न जनरेटेड है वो कितना होगा, 150% ही आएगा। अब मैंने 2 शेयर खरीदे तो स्टार्टिंग में मेरी जेब से कितना पैसा गया होगा, आज की तारीख में शेयर की जो कीमत है वो कितनी है, 200 रुपए। तो 2 शेयर खरीदने के लिए मैंने कितना रुपया दिया होगा, 400 रुपए दिया होगा। 200 मल्टीप्लाइड बाई 2, मैंने 400 रुपए दिया होगा। ठीक है, और अब मैंने बाद में आखिरी में 2 शेयर्स बेचेंगे। अगर मैं स्टार्टिंग में 2 शेयर खरीदे तो बाद में मैंने अब बेचा भी कितने शेयर होगा, 2 शेयर। जब मैं बेच रहा हूं तो 1 शेयर की कीमत कितनी है, 500 रुपए। तो 2 शेयर बेच के कितना रुपया मिलेगा, 500 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी कितना, 1000। ओके, अब यहां पर बताना मुझे कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1000 मिले शेयर्स बेचने पे और 400 लगे थे शेयर्स खरीदने पे, तो 600 का फायदा हुआ। स्टार्टिंग में जेब से कितना रुपया लगाया था, 400 रुपए, मल्टीप्लाइड बाय 100 कर लो आप, कितना आ रहा है बताना, 150% ही आ रहा है। ये 150% ही आ रहा है। इससे क्या चीज समझ में आई, इससे फर्क नहीं पड़ता कि इन्वेस्टर ने कितने शेयर्स खरीदे। जैसे लेट सपोज करो मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के 1 शेयर खरीदे, ठीक है, और मेरी सिस्टर ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लेट सपोज करो 100 शेयर्स खरीदे। ठीक है, हमने सेम टाइम पे जो है शेयर्स खरीदे, और बाद में हम क्या कर रहे हैं, फ्यूचर में सेम टाइम पे जो है क्या कर रहे हैं, शेयर्स बेच रहे हैं।
तो मैंने जो रिटर्न जनरेट किया है और मेरी सिस्टर ने जो रिटर्न जनरेट किया है, ठीक है, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो प्रॉफिट हमें हुआ होगा उसका अमाउंट अलग रहेगा, बट जो परसेंटेज रिटर्न मैंने जनरेट किया है और जो मेरी सिस्टर ने जनरेट किया है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। समझ आ गया? ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सी चीज होती है, बट स्टूडेंट यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट विल बी डिफरेंट, ठीक है, क्योंकि मैंने एक ही शेयर खरीदा, मेरी सिस्टर ने 100 शेयर खरीदे, अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अलग अलग आएगा, बट जब मैं रिटर्न निकालूंगा परसेंटेज टर्म्स में तो वो क्या होगा, सेम आएगा। ओके, क्लियर? तो यहां पर आपको नंबर ऑफ शेयर्स जो मिस्टर ए ने खरीदा है, ठीक है, उसको एक्स मानने की जरूरत नहीं। आप सिंपल क्या करो, ऐसा मानो कि मिस्टर ए ने एक शेयर खरीदा है। यहां पर आप ये मान लो अब मिस्टर ए ने क्या करा है, एक शेयर खरीदा है स्टार्टिंग में, ठीक है, और मिस्टर ए क्या करेगा, बाद में वो शेयर को बेच देगा 7 साल के बाद। बट ये 7 साल के टाइम पीरियड के दौरान क्या हो रहा है, कंपनी बोनस शेयर्स भी दे रही है 1:5 के रेशियो में। ओके, यहां पर अब हम देखो क्या करने वाले हैं। यहां पर हमारा जो एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड है वो क्या है, 7 ईयर्स का है। एक्सप्लिसिट फोरकास्ट पीरियड हमारा 7 ईयर्स का है। यहां पर देखना हम क्या कर रहे हैं, एक टेबल बना रहे हैं, ठीक है। क्यों बना रहे हैं टेबल, वो हर साल का हम डिविडेंड निकालेंगे और बाद में उसका क्या करेंगे, हम प्रेजेंट वैल्यू निकालने वाले और बाद में उसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। बाद में टर्मिनल वैल्यू जो है 7th ईयर के एंड में हमें निकालना नहीं हो, तो क्वेश्चन में दे ही रखा है, उसका भी हम प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और बाद में दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा इंट्रिंसिक वैल्यू निकल के आ जाएगा। ओके, तो अब यहां पर ध्यान से पूरा देखते जाना। क्वेश्चन सिंपल है, बट क्या है, छोटी छोटी चीजें, और अगर आपने किधर भी कुछ भी सिली मिस्टेक किया तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। यहां पर अब देखो हम कैसे कर रहे हैं, ईयर, देन डिविडेंड पर शेयर, उसके बाद, या फिर देखो मैं डिविडेंड पर शेयर की जगह और कुछ अलग चीज लिख रहा हूं, यहां पर कैश इनफ्लोस, ठीक है, कैश इनफ्लोस। उसके बाद में प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ, यहां पर डिस्काउंटिंग का रेट कितना है, 12% है। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 12%, और आखिरी कॉलम है प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7, यहां पर मैंने अभी आपको क्या बोला कि हम ये मान रहे हैं कि मिस्टर ए ने स्टार्टिंग में कितने शेयर्स खरीदे, एक शेयर खरीदा है। मिस्टर ए ने जो स्टार्टिंग में वो कंपनी का जो कितना शेयर खरीदा है, एक शेयर खरीदा है, ठीक है। तो बताओ फर्स्ट ईयर में उसको कितना डिविडेंड मिलेगा। मिस्टर ए ने जो एक शेयर खरीदा है कंपनी का, उसके ऊपर उसको कितना डिविडेंड मिलेगा, फटाफट से बताओ, आपके एंड से आंसर्स आने चाहिए। मिस्टर ए ने जो है स्टार्टिंग में जो है एक शेयर खरीद लिया कंपनी का, ठीक है, तो वो एक शेयर जो उसने खरीदा है उसके ऊपर उसको कितना डिविडेंड मिलेगा एट ए टाइम t = 1। डिविडेंड का जो रेट है वो कितना है, 20% है, एंड फेस वैल्यू पर शेयर कितना है, 100 रुपए। कितना डिविडेंड मिलेगा, फर्स्ट ईयर के एंड में कितना कैश इनफ्लो होगा, फर्स्ट ईयर के एंड में मिस्टर ए को कितना रुपया मिलेगा, 20 रुपया मिलेगा, ठीक है, 20 रुपीज। सेकेंड ईयर के एंड में, सेकेंड ईयर के एंड में मिस्टर ए को फिर से कितना रुपया मिलेगा, 20 रुपया ही मिलेगा, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में जो डिविडेंड का रेट है वही सेकेंड ईयर में भी, वही थर्ड ईयर में भी, एंड सो ऑन। तो सेकेंड ईयर में भी उसको क्या होगा, 20 रुपया मिलेगा। थर्ड ईयर में भी क्या होगा, उसको 20 रुपया मिलेगा। थर्ड ईयर में भी उसको क्या होगा, 20 रुपये मिलेगा। फोर्थ ईयर में भी उसको 20 रुपये मिलेगा। बताना क्या ये चीज सही है कि गलत है, यस और नो, करेक्ट और इनकरेक्ट। ये जो मैंने 20 लिखा है ये सही है या गलत है, ठीक है, करेक्ट और इनकरेक्ट बताओ। सी मतलब करेक्ट है और IC मतलब इनकरेक्ट है वैसा, ओके। तो बताना यहां पर क्या फोर्थ ईयर में भी, क्या फोर्थ ईयर के एंड में भी मिस्टर ए को जो है 20 रुपीज का ही कैश का इनफ्लो होगा, करेक्ट, ठीक है। आप लोगों ने जो आंसर दिया है सही है, एक ही स्टूडेंट ने दिया वैसे, सिर्फ अर्पिता ने। ये इनकरेक्ट है, अगर यहां पर आपने 20 लिख दिया तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है, ये इनकरेक्ट है। क्यों, उसके पीछे का रीजन क्या है, उसके पीछे का रीजन क्या है, कंपनी जो है वो फोर्थ ईयर में क्या कर रही है, बोनस शेयर्स दे रही है, ठीक है। कंपनी जो है वो क्या कर रही है, फोर्थ ईयर में बोनस शेयर्स दे रही है, ओके। यहां पर देखना, इसको मैं पूरा हटा दे रहा हूं। अब मिस्टर ए के पास तो एक ही शेयर है, मिस्टर ए ने तो क्या करा था, एक ही शेयर खरीदा था, तो उसको बताना कितने शेयर्स बोनस में मिलेंगे। मिस्टर ए को जो है कितने शेयर्स बोनस में मिलेंगे। बोनस शेयर्स जो है किस रेशियो में दिए जा रहे हैं,
1:5 में, ठीक है। बोनस शेयर्स जो है किस रेशियो में दिए जा रहे हैं, 1:5 में। तो अगर कोई बंदे के पास में 5 शेयर है तो उसको 1 शेयर क्या होगा, बोनस में मिलेगा। तो वैसे ही अगर कोई बंदे के पास सिर्फ 1 ही शेयर है तो उसको कितना शेयर बोनस में मिलेगा, देखो बोनस शेयर्स कितने मिलेंगे यहां पर, बोनस शेयर्स 1/5 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है। देखो बहुत सिंपल सी चीज है, यहां पर हम क्या कर रहे हैं, अगर 5 शेयर है तो 1 शेयर बोनस में मिल रहा है। तो अगर किसी के पास में 1 ही शेयर है तो उसको कितने शेयर्स बोनस में मिलेंगे, 0.2, उसको क्या होगा, 0.2 शेयर्स बोनस में मिलेंगे। समझ में आ गया, ठीक है। 24 जिसने बताया करेक्ट है। ये चीज समझ में आई कि नहीं, अगर हमारे पास में सिर्फ 1 ही शेयर है, अगर मिस्टर ए के पास में सिर्फ 1 ही शेयर है उस कंपनी का, तो उसको बोनस में कितने शेयर्स मिलेंगे, 0.2 शेयर्स मिलेंगे, ठीक है। अगर मिस्टर ए के पास में 2 शेयर्स होते थे, अगर मिस्टर ए के पास में 2 शेयर्स होते थे तो फिर उसको कितने शेयर्स बोनस में मिलते थे, 0.4 शेयर्स मिलते थे। अगर उसके पास में 3 शेयर्स होते थे तो कितने शेयर्स बोनस में मिलते थे, 0.6 एंड सो ऑन, ओके। यहां पर उसको 0.2 शेयर्स बोनस में मिल रहे हैं। तो बताना 4th ईयर के एंड में, 4th ईयर के एंड में जो है मिस्टर ए के पास में कितने शेयर्स रहेंगे। अब 4th ईयर के एंड में जो है मिस्टर ए के पास में कितने शेयर्स रहेंगे, 1 शेयर जो उसने स्टार्टिंग में खरीदा था वो, और 0.2 शेयर्स उसको जो बोनस में मिले वो, तो पूरे मिला के अब उसके पास में कितने शेयर्स है, 1.2 शेयर्स है। 4th ईयर के एंड में जो मिस्टर ए है उसके पास में कितने शेयर्स है, पूरे मिला के 1.2 शेयर्स है। और 1 शेयर के पीछे कंपनी कितना डिविडेंड दे रही है, 20 रुपए का। तो 1.2 शेयर्स पे कितना रहेगा, 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 20, 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 20 कितना आ गया, 24। यहां पर आपको 24 लिखना पड़ेगा। और ये 24 कैसे आया, ये मैं देखो यहां पर यहां लिख के बता दे रहा हूं, 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 20, एंड 1.2 कैसे आ रहा है, 1 + 0.2 करके, ओके। समझ में आया कि नहीं, चलो अब आगे देखना। 5th ईयर में भी कितना कैश इनफ्लो होगा, 5th ईयर में भी कैश इनफ्लो कितना रहेगा, 24 ही रहेगा, करेक्ट है, ठीक है। 24 करेक्ट है। 5th ईयर में भी जो है मिस्टर ए को कैश इनफ्लो कितना रहेगा, 24 ही रहेगा, ठीक है। 5th ईयर में भी उसके पास में कितने शेयर्स रहेंगे, 1.2 शेयर्स ही रहेंगे। कंपनी ने जो 4th ईयर में बोनस शेयर्स दिए, ठीक है, तो क्या 5th ईयर में छीन लेगी क्या शेयर होल्डर्स के पास से, नहीं, शेयर होल्डर के पास ही पड़े रहेंगे वो बोनस शेयर्स। तो 5th ईयर में भी मिस्टर ए के पास में कितने शेयर्स रहेंगे, 1.2 शेयर्स रहेंगे, और उसके ऊपर कितना डिविडेंड मिलेगा, 24 रुपीज का। 6th ईयर में भी कितना मिलेगा, 24 रुपीज का, ठीक है। 6th ईयर में भी क्या होगा, 24 रुपीज का डिविडेंड मिलेगा। 7th ईयर में क्या होगा बताना, 7th ईयर में क्या होगा, 7th ईयर में भी मिस्टर ए के पास में क्या रहेगा, 1.2 शेयर्स ही रहेंगे, और 7th ईयर के एंड में क्या होगा, 1.2 शेयर्स, उसको कितना डिविडेंड मिलेगा, 24 रुपीज का डिविडेंड मिल जाएगा, ठीक है। 24 रुपीज का डिविडेंड मिल जाएगा। अब 7th ईयर में एक और चीज हो रही है, बताना क्या हो रहा है 7th ईयर में। 7th ईयर में एक और चीज हो रहा है, क्या हो रहा है, मिस्टर ए क्या कर रहा है, उसके पास जितने भी शेयर्स है उस कंपनी के, उसको क्या कर रहा है, वो बेच दे रहा है, ठीक है। 7th ईयर के एंड में मिस्टर ए क्या कर रहा है, उसके पास में जितने भी शेयर्स है, जितने भी शेयर्स है उसको क्या कर रहा है, वो बेच दे रहा है। अर्पिता कह रही है कि नो डिविडेंड एज सेल। यहां पर देखो अर्पिता, कभी भी ये मानना पड़ता है कि डिविडेंड का पैसा मिलने के बाद हमने क्या करा है, शेयर बेचा है, ठीक है। तो मिस्टर ए ने जो 7th ईयर के एंड में शेयर बेचा है वो कब बेचा है, डिविडेंड का पैसा मिलने के बाद, ओके। क्लियर, समझा कि नहीं। तो यहां पर क्या होगा, 7th ईयर के एंड में मिस्टर ए क्या करेगा, उसके पास में जितने भी शेयर है कंपनी उसको बेच देगा। तो यहां पर हम 900 लिखेंगे या और कुछ लिखना पड़ेगा, 900 लिखेंगे या और कुछ लिखना पड़ेगा। मैंने बोला था ये वाला क्वेश्चन बहुत ट्रिकी है। अगर किसी ने यहां पर पूरी जगह 2020 लिखते आया होगा तो वैसे गलत हो जाएगा, अगर यहां पर आप 900 लिखोगे तो भी गलत हो जाएगा, ठीक है। देखो 1 शेयर बेच के 900 रुपए मिलेगा ना, बट 7th ईयर के एंड में मिस्टर ए के पास में 1 शेयर नहीं है, कितने शेयर है, 1.2 शेयर्स है। कितने शेयर्स है, 1.2 शेयर्स। तो 1.2 शेयर्स बेच के कितना रुपया मिलेगा बताना, 1 शेयर बेच के 900 रुपए आएगा, तो 1.2 शेयर्स बेच के कितना रुपया आएगा, 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 900, ठीक है, 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 900। बट क्या इतना पूरा रुपए मिस्टर ए को मिल जाएगा क्या, 1 शेयर बेच के 900 रुपए मिलने वाला है, तो उसके पास में 1.2 शेयर्स है, तो 1.2 शेयर्स बेच के कितना होगा, 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 900, ठीक है। बट क्या इतना पूरा रुपए मिस्टर ए को मिल जाएगा क्या, नहीं।
शेयर जब बेचेगा तो 5% का खर्चा भी आएगा, ठीक है, तो उसको भी हमें डिडक्ट करना पड़ेगा। तो देखो 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 900 करने पे क्या हो रहा है, 1080 आ रहा है, बट ये 1080 रुपीज पूरे मिस्टर ए को नहीं मिलेंगे, इसमें से क्या होगा 5% कट के मिलेगा, क्या होगा, इसका 95% ही मिलने वाला है, ठीक है, इसका 95% ही मिलने वाला है। अब बताना कितना आ रहा है ये पूरा, तो 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 900 मल्टीप्लाइड बाय 95%, ये 1026 हो गया, और इसमें 24 ऐड कर दो, तो ये आ रहा है 1050, ये 1050। इसकी मैंने जो यहां पर ये पूरी वर्किंग जो है यहां पर ये रेड कलर में दे दिया कि 1050 कैसे आए, समझ गया, ठीक है कि नहीं, ये 1050 कैसे आए ये समझ में आ गया सभी को, ओके। अगर यहां पर आपने सिर्फ 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 900 लिखा तो भी गलत हो जाएगा, उसको आपको 95% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कि जब मिस्टर ए शेयर बेचेगा तो 5% का उसको खर्चा लगने वाला है, इसके लिए क्या होगा, सिर्फ 95% पैसा ही उसको मिल पाएगा, ओके। अगर आपने सिर्फ 900 लिखा तो भी गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक शेयर नहीं है मिस्टर ए के पास में, कितने शेयर है, 1.2 शेयर है, तो 1.2 शेयर बेचेगा, ठीक है, और उसके ऊपर खर्चा काटना पड़ेगा वैसा, ओके। अब देखो, अब यहां पर आपको टर्मिनल वैल्यू वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, कोई स्टूडेंट को अब ये डाउट नहीं आना चाहिए कि हम अलग से अब फिर क्या करेंगे, टर्मिनल वैल्यू निकालेंगे, तो टर्मिनल वैल्यू तो आप बोलोगे क्या रहेगा, 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 900 मल्टीप्लाइड बाय 95%, जो कि कितना है 1026 आएगा, यही है ना टर्मिनल वैल्यू। 7th ईयर के एंड में जब मिस्टर ए शेयर्स बेच देगा तो उसको पूरा मिला के कितना रुपया मिल रहा है, 1026 मिल रहा है, 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 900 मल्टीप्लाइड बाय 95%, कितना आ रहा है 1026, तो ये तो टर्मिनल वैल्यू है। और बाद में हम क्या करते थे, उसका भी प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे। अब वो अलग से ना लिखते हुए मैंने क्या करा, उसको पूरा टेबल में ही इनकॉर्पोरेट कर लिया, ठीक है। यहां पर मैंने टर्मिनल वैल्यू अलग से नहीं लिखा है, ठीक है, और बाद में हमने टर्मिनल वैल्यू का प्रेजेंट वैल्यू भी अलग से निकाल के नहीं बताया, मैंने क्या करा, उसको टेबल के अंदर ही इनकॉर्पोरेट कर दिया, ओके। तो बस ये टेबल जब हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा आंसर ही आ जाएगा। प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर बताना क्या रहेगा, ये थर्ड वाला कॉलम जो फटाफट से पूरा फिल करो, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर एट द रेट ऑफ 12%, क्वेश्चन में दिया है क्या, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स नहीं, तो आपको निकालना पड़ेगा खुद से, तो 3 डेसिमल प्लेसेस तक निकालना, 1 डिवाइडेड बाय 1.12 ये 0.893 है, इसके बाद में फिर से इक्वल्स टू का बटन प्रेस करने पे 0.797, एक और बार प्रेस करने पे 0.712, देन 0.636, उसके बाद 0.567, देन 0.507 और आखिरी में 0.452। हमने प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर्स जो है वो भी निकाल लिए पहले 7 साल के। अब बताना प्रेजेंट वैल्यूज क्या आ रही है, प्रेजेंट वैल्यूज क्या आ रही है, 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.893 कितना हो गया, 17.86। उसके बाद 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.797 ये करने पे आ रहा है 15.94। 20 मल्टीप्लाइड बाय 0.712, ठीक है। अगर मेरे एंड से कुछ कैलकुलेशन का मिस्टेक हो रहा है तो आप कमेंट करके बता दोगे, ये आ रहा है 14.24। देन 24 मल्टीप्लाइड बाय 0.636 ये करने पे आ रहा है 15.26। मैं 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंडिंग ऑफ करके लिख रहा हूं। 24 मल्टीप्लाइड बाय 0.567 ये करने पे आ रहा है 13.61। 24 मल्टीप्लाइड बाय 0.507 ये करने पे आ रहा है 12.17 और आखिरी में 1050 मल्टीप्लाइड बाय 0.452 ये करने पे आ रहा है 474.6। आखिरी वाले कॉलम में हमने जो भी फिगर्स लिखी है उसका एडिशन बताना क्या आ रहा है। आखिरी वाले कॉलम में हमने जो भी फिगर्स लिखा है उसका एडिशन क्या आ रहा है, इन सभी फिगर्स का एडिशन। मैं वेट कर रहा हूं आपके आंसर्स का। चलो मैं भी निकाल रहा हूं, आप लोग भी निकालो और सबका सेम आना चाहिए। 17.86 प्लस 15.94 प्लस 14.24 प्लस 15.26 प्लस 13.61 प्लस 12.17 प्लस 474.6 कितना आया, 563.68 करेक्ट। ये 563.68 ओके। अभी भी खत्म नहीं हुआ, क्यों खत्म नहीं है उसके पीछे का रीजन मैं आपको दे रहा हूं। जब मिस्टर ए शेयर खरीदेगा तब भी तो उसको क्या होगा, 5% का खर्चा लगेगा, ठीक है। तो 5% का खर्चा लगने के बाद जो है मिस्टर ए 563.68 रुपीज देने को तैयार है। मिस्टर ए जब स्टार्टिंग में कंपनी का शेयर खरीदेगा ना
तब भी क्या होगा, उसको 5% का एक्सपेंस लगने वाला है, ठीक है। तो 5% का खर्चा लगने के बाद जो है वो पूरा मिला के 563.68 रुपीज देने को तैयार है। तो शेयर का प्राइस नहीं है ये, ठीक है। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर जो है वो 563.68 नहीं है, ये तो क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ द शेयर प्लस 5% जो है दैट इज इक्वल्स टू 563.68। समझ में आ गई बात? ओके, यहां पर देखो ये मैं अब ऐसा लिख रहा हूं, लेट इंट्रिंसिक वैल्यू पर शेयर बी एक्स। ओके, तो जब अगर मिस्टर ए को कितना रिटर्न चाहिए, 12% का रिटर्न चाहिए, ठीक है। मिस्टर ए को अगर 12% का रिटर्न चाहिए तो एट ए टाइम टी इक्वल्स टू 0 वो पूरा मिला के कितना कैश का आउटफ्लो करने को तैयार है, 563.68 रुपीज का कैश का आउटफ्लो करने को तैयार। समझ में आ गया यहां तक? ओके, तो अब देखो स्टार्टिंग में कैश का आउटफ्लो कैसे कैसे होगा। एक तो शेयर खरीदने में रुपया जाएगा, ठीक है। तो शेयर खरीदने में क्या हो गया, एक्स रुपीज चले गए, वैसा शेयर खरीदने में एक्स रुपीज चले गए वो। और जब शेयर खरीदेंगे तो 5% का खर्चा भी आएगा, x प्लस 5% ऑफ x दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 563.68, ठीक है। ये क्या हो जाएगा देखो, 1.05x इज इक्वल्स टू 563.68। x कितना होगा देखो, 563.68 डिवाइडेड बाय 1.05 कितना आ रहा है, 536.84 536.84 आ रहा है। ओके, अब आप तो बोलोगे कि मिस्टर ए को तो क्या हो रहा है, मार्केट में शेयर तो कम दाम पे ही मिल जा रहा है, उसको तो 500 रुपए में मिल जा रहा है, तो पागल थोड़ी ना 536.84 देके खरीदेगा। तो क्वेश्चन भी आप रीड करो, उसने क्या पूछा है, इफ सो व्हाट मैक्सिमम प्राइस शुड ही पे फॉर ईच शेयर, मैक्सिमम प्राइस दैट मिस्टर ए इज रेडी टू पे फॉर ईच शेयर दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 536.84। ओके, यहां पर इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, बल्कि लेट मैक्सिमम प्राइस पर शेयर, लेट मैक्सिमम प्राइस पर शेयर दैट मिस्टर ए इज रेडी टू पे इज एक्स। ओके, और बाद में हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन बना रहे हैं। मैक्सिमम प्राइस जो मिस्टर ए देने को तैयार है, ठीक है, मैक्सिमम प्राइस मिस्टर ए जो एक शेयर के पीछे देने को तैयार है वो कितना है, एक्स। और जब वो शेयर खरीदेगा तो उसको क्या होगा, 5% का एक्सपेंस भी लगेगा। तो पूरा मिला के जो उसका कैश का आउटफ्लो होगा, पूरा मिला के जो उसका कैश का आउटफ्लो होगा वो क्या होगा, शेयर खरीदने पे एक्स रुपीज गए और खरीदने पे जो खर्चा हो रहा है वो उसका 5% है, तो एक्स प्लस 5% ऑफ एक्स एंड दैट शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, 563.68। एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 536.84। मैक्सिमम प्राइस जो मिस्टर ए देने को तैयार है एक शेयर के पीछे वो कितना है, 536.84। ओके, यहां पर ये मैंने आपको निकाल के बता दिया। और एक और चीज क्या पूछा है, शुड मिस्टर ए बाय दी शेयर, तो मैक्सिमम प्राइस जो मिस्टर ए देने को तैयार है एक शेयर के पीछे 536.84 है, बट उसको क्या हो रहा है, 500 रुपए में शेयर मिल जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है हम क्या बोलेंगे, मिस्टर ए ने शेयर खरीदना चाहिए। मिस्टर ए शुड बाय दी शेयर्स एज शेयर्स आर अंडर प्राइस्ड। ठीक है, समझ में आ गया। यहां पर देखो जो मैंने पूरा ये लिख के बताया, इससे हमें क्या क्या चीजें समझ में आ गई कि मिस्टर ए को क्या चाहिए था, 12% का रिटर्न चाहिए था। ठीक है, मिस्टर ए जब वो कंपनी के शेयर्स खरीद रहा है तो उसको 12% का रिटर्न चाहिए था, और वो 12% का रिटर्न जनरेट करने के लिए स्टार्टिंग में जो कितना रुपया लगाने को तैयार है, मैक्सिमम कितना रुपया लगाने को तैयार है, 563.68। बट ये 563.68 जो है ये शेयर का प्राइस नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मिस्टर ए शेयर खरीदेगा तो उसको शेयर खरीदने के लिए जो पैसा देना पड़ेगा वो तो रहेगा ही, और साथ में एक और चीज क्या रहेगी, जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है शेयर खरीदने के पीछे वो ब्रोकरेज वगैरह का वो, और वो कितना है, 5% है। तो दैट इज एक्स प्लस 5% ऑफ एक्स दैट इज इक्वल टू 563.68। तो इससे हमारा एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 536.84। तो इससे मेरा सेकंड पार्ट का आंसर है कि मैक्सिमम प्राइस जो मिस्टर ए देने को तैयार है एक शेयर के पीछे वो कितना है, 536.84 है, 563.68 नहीं है। ये क्वेश्चन अगर एमसीक्यू में आता है तो वो एक ऑप्शन आपको 563.68 देगा और एक वो आपको 536.84 भी देगा। करेक्ट आंसर क्या रहेगा, 536.84। ओके, अब हमें ये भी बताना था कि मिस्टर ए ने शेयर खरीदना चाहिए या नहीं।
यहां पर देखो शेयर तो क्या हो रहा है, 500 रुपए में मिल जा रहा है। आज की तारीख में शेयर की जो कीमत है वो कितनी है, 500 रुपए ही है, और उसके ऊपर 5% का खर्चा और आएगा, तो 500 प्लस 5%, ये करने पे क्या हो रहा है 525। तो मिस्टर ए के जेब से कितना रुपया जा रहा है, 525 रुपए ही जाएगा, और वो कितना रुपया अपने जेब से देने को तैयार था, 563.68, तो कम ही रुपया देना पड़ रहा है, तो क्या होगा, खुशी खुशी शेयर खरीद लेगा। ठीक है, चलो 10 मिनट्स का ब्रेक चाहिए, ठीक है, एक 10 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं, उसके बाद में हम और जो है क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, यहां तक अगर कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लो। ये क्वेश्चन भी बहुत ट्रिकी है, क्वेश्चन नंबर 43, अगर कुछ भी मिस्टेक करी तो पूरा की पूरा आंसर गलत हो जाएगा, तो इसको भी मार्क करके रख लेना, इंपॉर्टेंट। तो बोनस शेयर्स के एडजस्टमेंट वाला एक सिंगल क्वेश्चन है, ठीक है, बोनस शेयर्स के एडजस्टमेंट वाला एक अकेला क्वेश्चन है आपके पूरे स्टडी मटेरियल में, ठीक है, और आईसीए के रिसोर्सेस में भी, तो ये आपने जरूर से प्रैक्टिस करना है। एक बार स्टूडेंट कह रहा है कि एमसीक्यू वाला रिपीट करो, मैं ये बोल रहा था आशीष कि अगर क्वेश्चन में लेट्स एमसीक्यू में अगर ये क्वेश्चन पूछ लेते कि मिस्टर ए जो है मैक्सिमम प्राइस कितना देने को तैयार है एक शेयर के पीछे, ठीक है, व्हाट इज द मैक्सिमम प्राइस दैट मिस्टर ए इज रेडी टू पे फॉर ईच शेयर, और उसमें वो क्या करेंगे, आपको एक ऑप्शन देंगे 563.68, एक दूसरा ऑप्शन देंगे 536.84, एक तीसरा ऑप्शन दे देंगे और कुछ, और एक चौथा ऑप्शन देंगे लेट्स से नन ऑफ दिस। तो आप किसको टिक करोगे, 536.84 को टिक करना, आपको 536.84 को टिक करना रहेगा। अगर आपने 563.68 को टिक कर दिया तो गलत हो जाएगा, समझ गया? ओके, चलो स्टूडेंट्स कह रहे हैं कॉफी ब्रेक चाहिए 10 मिनट्स का, तो 10 मिनट का ब्रेक ले रहे हैं, हम कनेक्ट करेंगे 3:36 के आसपास, ठीक है।